मार्शल वर्ल्ड इन हिंदी एक्सप्लेन। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 31 से 40। जैसे ही लिनमिंग ने दोनों अधिकारियों को रस्सी हाथ में लेकर आते देखा, लिनमिंग ने अपनी आस्तीन हिलाते हुए ठंडे स्वर में कहा, आप मुझे बांधना चाहते हैं, लेकिन एक बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा परिणाम नहीं होगा। क्या आप इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं? इसके बारे में सोचो भी मत। एक बार तुम मेरे हाथों में पड़ गए तो कभी नहीं बच पाओगे। हा। वांग यीगाओ खुशी से अपने आप पर कुछ 100 बार हंसा, क्योंकि स्थिति की सफलता उसके सिर पर चढ़ गई थी। हालांकि वह खुद घायल हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट भद्दी थी और इसके अलावा इससे स्पष्ट रूप से ये संकेत मिलता था कि वह चाहता था कि जेल में लिनमिंग के साथ किसी तरह की दुर्घटना घटित हो। वांग यीगाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि झाओ मिंगशान अपने चेहरे पर एक बदसूरत और घृणित भाव के साथ उसे घूर रहा था। वांग यीगाओ ने खांसते हुए थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, भाई झाओ, मैं आपको स्थिति की जांच करने दूंगा। मैं थोड़ा गुस्से में था और मैंने अति प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। ये छोटा सा चूहा बहुत घमंडी था। लिनमिंग ने खुद को धूल से साफ किया और झाओ मिंगशान से कहा, 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस प्रवेश परीक्षा की सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। किसी ने मुझे इस मुख्य सड़क पर भाले से कुचलने की कोशिश की थी और तुम नहीं आए। किसी ने कुछ मूर्खों को बुलाकर मुझे पीटने और विकलांग बनाकर मेरी हत्या की साजिश रची थी और तुम नहीं आए। और फिर भी जब मैं अंततः भाले से लड़ता हूं तो तुम आते हो। और आपने वहां मौजूद भीड़ से कोई सवाल पूछने की कोशिश भी नहीं की और अकेले ही यह फैसला कर लिया कि मैं ही दोषी हूं। क्या आप मेरे साथ खेल रहे हैं? लिनमिंग ने प्रत्येक शब्द का उच्चारण बिना किसी जल्दबाजी के किया और प्रत्येक शब्द दंडात्मक था और झाओ मिंगशान के दिल को डूबने का कारण बना। इस बच्चे में सचमुच बहुत हिम्मत थी। इस स्थिति में वह इतना शांत कैसे रह सकता है? वह किस पर निर्भर था? झाओ मिंगशान ने लिनमिंग को देखा और फैसला किया कि वह इस मामले को और आगे नहीं खींच सकता और गुस्से से कहने लगा, यह आधिकारिक व्यवसाय है। इस प्रक्रिया पर टिप्पणी करना आप जैसे लोगों का काम नहीं है। उसे बांध दो। जब उसने आदेश जारी किया तो रस्सी पहले से ही लिनमिंग की गर्दन के चारों ओर कसकर लपेटी हुई थी। भले ही लिनमिंग सक्षम था, झाओ मिंगशान पहले से ही शरीर परिवर्तन के चौथे चरण में था, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। इसी समय भीड़ में से एक परिचित आवाज गूंजी, रास्ता दो, मुझे जाने दो। लिनमिंग ने ऊपर देखा और एक मोटे युवक को लोगों की भीड़ के बीच से मुड़ते और सिकुड़ते हुए निकलते देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसके हाथ में एक खड़खड़ाता हुआ लंच बॉक्स था। ये लिन शियाओडोंग था। जब लिनमिंग कुछ क्षण पहले ध्यान कर रहा था, लिन शियाओडोंग नाश्ता खरीदने गया था और वापस आकर उसने हंगामा देखा। जैसे ही लिन शियाओडोंग ने लिनमिंग के गले में रस्सी बंधी देखी, उसका दिल अचानक धड़क उठा। शट अप, तुम कमीनों ने उसे क्यों बांधा? झाओ मिंगशान को नहीं पता था कि यह बहादुर मोटा लड़का कहां से आया है और उसे दूर फेंकने का आदेश देने की तैयारी कर रहा था जब उसकी आंख के कोने में उसने प्रकाश की हल्की चमक देखी। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि लिनमिंग के हाथ में एक हल्की आग जल रही थी। ध्वनि संचारण ताबीज। झाओ मिंगशान की आंखें चौड़ी हो गई। ये ताबीज आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सकता था और उन्हें स्थानांतरित कर सकता था। इनका उपयोग संचार के लिए किया जाता था। इस लड़के ने स्पष्टतः अभी अभी उनकी जानकारी के बिना इसका प्रयोग किया था तथा उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर उसे प्रसारित कर दिया था। यह आदमी। झाओ मिंगशान ने इस युवक को देखते हुए हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस की। आज उसने उसे नाराज कर दिया, बाद में वह बदला लेने आएगा। ऐसा लग रहा था कि उसे सचमुच वांग यीगाओ की मूर्खतापूर्ण योजनाओं को सहन करना होगा और उसे मारना होगा, अन्यथा उसके भविष्य की परेशानियों का कोई अंत नहीं होगा। लेकिन उसने ये ताबीज किसे दिया है? लिनमिंग ने स्वाभाविक रूप से मिस्टर मुई को ताबीज भेजा था। इससे पहले मुई और लिनमिंग ने शिलालेख तकनीकों के बारे में सुझावों का आदान प्रदान किया था और अच्छे दोस्त बन गए थे। मुई ने उससे कहा था कि जब तक मार्शल क्वार्टर मौजूद है, तब तक वह स्काई फॉर्चून सिटी में अपनी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। जब तक कोई परेशानी होती, वह बस एक ताबीज भेजकर सूचित कर सकता था। यद्यपि लिनमिंग बहादुर और साहसी था, लेकिन वह इतना गुस्सैल नहीं था कि वह संभावित परिणामों की परवाह किए बिना अपने आवेगों को अपने कार्यों पर हावी होने दे। वांग यीगाओ पर हमला करने से पहले ही उसके पास इस स्थिति के लिए एक योजना थी। वह इस तरह की छोटी सी बात को अपने काम में बाधा नहीं बनने देगा। वह बस भविष्य में मुई का एहसानमंद रहेगा। यद्यपि मुई सरकार में थे और क्राउन प्रिंस के शिक्षक के रूप में दरबार में सेवा कर रहे थे, फिर भी वे दरबारी अधिकारी नहीं थे। अपने हृदय में वह अभी भी एक संसारी व्यक्ति था और उस संसार में रहने वाले लोग वफादारी और मित्रता को सबसे अधिक महत्व देते थे। मुई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से या बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता या सहमत हो जाता। जब उसने लिनमिंग का दोस्त बनने के लिए कहा था, तो उसने अपने दिल में पूरे विश्वास के साथ ऐसा कहा था। ध्वनि संचारण ताबीज से रिकॉर्डिंग सुनकर मुई को घटित हो रही स्थिति का अच्छा अंदाजा हो गया। वह घृणा से आहें भरने लगा। वह हमेशा से ही उन सरकारी अधिकारियों या छोटे अधिकारियों से घृणा करते थे जो शक्तिशाली लोगों से कृपा दृष्टि रखते थे। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि लिनमिंग उसका करीबी दोस्त था। उसके पीछे भी एक अथाह गुरु था। भले ही वह इस मामले से संबंधित न भी हो, फिर भी वह इसमें हस्तक्षेप करेगा।
मुई नौकरशाही की सारी बकवास को संभालने में लापरवाह थे और उन्हें ऐसे बहुत से शक्तिशाली लोग नहीं पता थे जो इस स्थिति को तुरंत संभाल सकें। इस समस्या से निपटने के लिए वह केवल अपने छात्र युवराज यांगलिन के बारे में ही सोच सकते थे। उन्होंने यांगलिन को एक ध्वनि संचारक ताबीज भेजा। क्राउन प्रिंस यांगलिन हमेशा से अपने शिक्षक की बहुत प्रशंसा और सम्मान करते थे। यदि मुई उनसे कोई बात कहते तो स्वाभाविक रूप से वे उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते। इसलिए यांगलिन ने पुलिस विभाग के मंत्री को एक व्यक्तिगत संदेश भेजा। सम्राट और युवराज ने एक अद्वितीय बैंगनी स्वर्ण ध्वनि संचारक ताबीज का प्रयोग किया। इस समय मंत्री एक उपपत्नी को गले लगा रहे थे और उसके साथ रोमांटिक पलों का आनंद लेते हुए खिलखिलाकर हंस रहे थे। जैसे ही उसने बैंगनी सोने की चमक देखी, वह तुरंत अपनी कुर्सी से लुढ़क गया। ये संदेश क्राउन प्रिंस के ध्वनि संचारक ताबीज से था। जब मंत्री को पता चला कि क्राउन प्रिंस ने उन्हें संदेश क्यों भेजा है, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके सिर पर पत्थर पटक दिया हो। उसके पैर जेली में बदल गए और उसे घुटन महसूस हुई जब उसने कहा, इस नीच को सख्त न होने के लिए माफ कर दो, मेरे निरीक्षण में वास्तव में कमी थी। उसके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह निश्चित रूप से जानता था कि झाओ मिंगशान किस प्रकार का व्यक्ति था। वह जनरल वांग के महल के रक्षक दल का हिस्सा था और वह युवक अनिश्चित पृष्ठभूमि का था। यह देखना आसान था कि झाओ मिंगशान इस मामले को कैसे संभालेंगे, लेकिन ये लड़का अप्रत्याशित रूप से क्राउन प्रिंस का व्यक्ति था। झाओ मिंगशान, तुम अपनी माँ के लिए एक मरे हुए कमीने हो। तुमने तो अपने पिता को बहुत कष्ट में डाल दिया है। कौमा, नरक की तरह। तुमने उसे क्यों बांधा? लिन शियाओदोंग ने झुंझलाकर कहा। झाओ मिंगशान ने अपना हाथ लहराया और लिन शियाओदोंग की ओर इशारा करते हुए कहा, सरकारी काम में बाधा डालना और पुलिस बल के कप्तान का अपमान करना। अधिकारीगण, उसे मेरे लिए बांध दो। झाओ मिंगशान ने लिन शियाओडोंग को पकड़ने के लिए 2 अधिकारी भेजे। अधिकारीगण अधिकांशतः शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में थे और वे वांग यीगाओ की तरह कोई चलता फिरता आलू नहीं थे। उनके पास ठोस आधार और युद्ध प्रशिक्षण था। लिन शियाओडोंग अभी प्रथम चरण में ही था, लेकिन भले ही वह विरोध नहीं कर सका, फिर भी उसने थोड़ा संघर्ष किया और क्रोधित बत्तख की तरह चिल्लाया, तुमने मुझे छूने की हिम्मत की। तुम्हें मेरा चेहरा याद है। मैं ये पैसा तुम्हें पूरे ब्याज सहित लौटा दूंगा। उसका मुंह बंद करो, झाओ मिंगशान ने थोड़ा घबराहट में कहा, और एक आदमी ने अपने होठों के बीच एक कपड़े की पट्टी से लिन शियाओडोंग का मुंह दबा दिया। परिणाम यह हुआ कि शापों की निरंतर धारा एक अश्रव्य विलाप ध्वनि में बदल गई। चल दर। जैसे ही झाओ मिंगशान ने अपना हाथ हिलाया, वे लिन मिंग और लिन शियाओडोंग को घोड़ों की पीठ पर बांधकर सड़क पर दौड़ पड़े। कुछ ही समय में वे सड़क से कई मील आगे निकल गए। वांग यीगाओ उनके पीछे था। वह अचानक हंसा और बोला, भाई झाओ, उन्हें नीचे रखो, चलो उन्हें घसीटते हुए ले चलते हैं। वह उन दोनों आदमियों को सरपट दौड़ते घोड़ों के पीछे खींचना चाहता था। यह दिलचस्प था, लेकिन झाओ मिंगशान ने कोई जवाब नहीं दिया। इस समय अचानक उसके सामने एक लाल बत्ती चमकी जो प्रकाश के एक पिंड में बदल गई। यह एक ध्वनि संचारित करने वाला ताबीज था। ध्वनि संचारक ताबीज ध्वनि को सीधे एक व्यक्ति के मन तक पहुंचाता था, अन्य लोग इसे सुन नहीं पाते थे। चमक गायब हो गई। झाओ मिंगशान की आवाज पुलिस विभाग के मंत्री की उस पर तेज आवाज में दहाड़ने जैसी थी। अपनी माँ को चोदो और मेरी बात सुनो। उन लोगों को रिहा करो। क्या तुम्हें पता है कि उस लड़के के पीछे कौन है? ये युवराज है। क्या तुम मेरे खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को छूने की हिम्मत कर सकते हैं जो क्राउन प्रिंस का व्यक्ति हो? तुम्हारी माँ, क्या तुम जानती हो कि मृत अक्षर कैसे लिखा जाता है? अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे अपने साथ मत खींचो। झाओ मिंगशान, मैं तुम्हें कसम देता हूं कि अगर कोई मुझे परेशान करने आएगा तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। झाओ मिंगशान को इतनी जोर से डांटा गया कि उसे लगा कि उसका सिर फट जाएगा। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और दिमाग खाली हो गया। क्राउन प्रिंस? झाओ मिंगशान ने अचानक घोड़ों को रोक दिया और अपना जबड़ा खोले हुए लिन मिंग की ओर देखा। लिन मिंग भी उसे उसी शांत और उदासीन नजरों से देख रहा था जैसे वह पहले से देख रहा था, जैसे वह कोई साधारण जोकर हो। उसे वह ध्वनि संचारक ताबीज याद आ गया जो लिन मिंग ने भेजा था। वह क्राउन प्रिंस के लिए था। युवराज का अस्तित्व कैसा था? वह तो बस एक युवा पुलिस कप्तान था। संभवतः उसे अपने जीवन में कभी भी क्राउन प्रिंस से संबंधित कोई बात नहीं मिलेगी। उसका हृदय अकथनीय शब्दों से स्तब्ध हो गया। अंततः उसे लिन मिंग की निगाहों के पीछे का मतलब समझ में आ गया। मैं कहता हूँ भाई झाओ, अब अच्छा समय है। वहाँ कोई भी नहीं देख रहा है, इसलिए किसी भी हालत में चलो उन्हें घसीटते हुए ले चलते हैं। उन्हें मरना नहीं चाहिए। वांग यीगाओ ने मुस्कुराते हुए हे कहा। मैं तुम्हारी माँ को घसीट कर ले जाऊंगा। जब उसने वांग यीगाओ को ये बकवास बोलते सुना तो उसे अपनी तलवार निकालकर उसे 2 टुकड़ों में काट डालने की इच्छा हुई। यदि यह मूर्ख न होता तो वह इस मुसीबत में कैसे फंसता? सभी लोग उतर जाएं, उन्हें रिहा करो। जैसे ही झाओ मिंगशान ने यह आदेश दिया, उसके लोग चौंक गए। वांग यीगाओ भी हैरान रह गया। उन्हें रिहा करें? वांग यीगाओ पुनर्तः मूर्ख नहीं था। उसने सोचा कि क्या इसका ध्वनि संचारक ताबीज से कोई संबंध है। हालांकि झाओ मिंगशान ने आदेश के अलावा और कुछ नहीं कहा। वांग यीगाओ इस घटनाक्रम से बहुत दुखी था और बहस करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसी समय एक अन्य ध्वनि संचारक ताबीज भी उसके सामने आग की लपटों में गिर गया। संदेश सुनते ही वांग यीगाओ लगभग फर्श पर गिर पड़े। यह ध्वनि संचारक ताबीज था जो उसके पिता ने व्यक्तिगत रूप से भेजा था।
उसमें केवल कुछ शब्द थे, तुरंत मेरे पास लौट आओ। वांग यीगाओ अपने पिता के स्वर में ठंडक महसूस कर पा रहा था। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि जब वह वापस लौटेगा तो उसे बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। चूंकि एक पक्ष क्राउन प्रिंस का व्यक्ति था और दूसरा पक्ष जनरल वांग का पुत्र था, इसलिए पुलिस विभाग ने स्वाभाविक रूप से जनरल वांग को स्थिति समझाने के लिए एक ध्वनि संचारक ताबीज भेजा। जनरल वांग को पहले कभी इतना गुस्सा नहीं आया था। सिंहासन बदल रहा था और यह एक संवेदनशील समय था, और इस वांग यीगाओ ने क्राउन प्रिंस को परेशान करने का फैसला किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस लड़के का क्राउन प्रिंस से क्या संबंध है, भले ही यह बहुत ज्यादा था। एक छोटी सी बात के कारण क्राउन प्रिंस को अपने पद के लिए किसी और को चुनने और उसे हटाने का फैसला करना ही काफी था। वह सचमुच इस निकम्मे बेटे को मार डालना चाहता था। झाओ मिंगशान ने देखा कि ध्वनि संचारक ताबीज प्राप्त करने पर वांग यीगाओ भय से स्तब्ध रह गया। वह तुरंत अपने आदमियों पर चिल्लाया, तुमने उन्हें अभी तक क्यों पकड़ रखा है? उन्हें अभी छोड़ दो। फटकार लगने के बाद वे लोग घबरा गए। वे रस्सी खोलने गए, लेकिन लिन मिंग ने व्यंग्य किया, तुम मुझे बांधना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे बांध दिया। अब तुम मुझे रिहा करना चाहते हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, एक बार तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छे परिणाम नहीं होंगे। झाओ मिंगशान ने लिन मिंग की ओर देखा। उन्होंने याद किया कि लिन मिंग ने एक बार कहा था, तुम मुझे बांधना चाहते हो, लेकिन एक बार ऐसा करने पर तुम्हारे लिए अच्छा परिणाम नहीं होगा। इतने श्रेष्ठ समर्थन का सामना करते हुए झाओ मिंगशान के पास अपना सिर नीचे करने और इस लड़के के लिए एक कुत्ते की तरह खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि यह उसके लिए बहुत बड़ी मानहानि थी, परंतु यह उसकी अपनी छोटी सी जान को बचाने की तुलना में कुछ भी नहीं थी। झाओ मिंगशान ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। उनका पूरा चेहरा एक मजबूर मुस्कान से भर गया जब उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि हमने गलती से 2 ड्रैगन राजाओं को पकड़ लिया है। इन 2 साथी भाइयों के बीच आज सचमुच एक मूर्खतापूर्ण गलतफहमी हुई। मुझे आशा है कि आप मुझ पर दया करेंगे और मेरे अपराधों को नजरअंदाज कर देंगे। तुम लोग जल्दी से इन दोनों को खोलो। हालांकि अभी तक उसकी गांठ नहीं खोली गई थी, लेकिन लिन शियाओडोंग का कपड़ा निकाल दिया गया था और वह थोड़ा हैरान था। लेकिन लिन मिंग ने उसे इन दिनों हर तरह के आश्चर्य दिए थे, इसलिए उसने जल्दी से खुद को ढाल लिया। क्या यह वही मायावी और रहस्यमय गुरु था जिसके बारे में लिन मिंग ने बात की थी? लिन शियाओडोंग के लिए ऐसा शक्तिशाली और पराक्रमी प्राणी केवल एक विदेशी अवधारणा थी, लेकिन किसी भी हालत में जब ऐसे किसी व्यक्ति का उन्हें समर्थन मिल रहा था तो उन्हें इन मूर्खों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम्हारे पूरे परिवार को भाड़ में जाओ, तुम्हारी माँ और तुम्हारे परिवार को भाड़ में जाओ, तुम छोटी माँ के लौड़े। जब अधिकारी उसके बड़े शरीर से बंधी रस्सियों को खोलने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो लिन शियाओडोंग ने कई अपशब्द कहे। लिन शियाओडोंग ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया और लुढ़क गया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बांध दोगे और जब चाहो मुझे जाने दोगे? लिन शियाओडोंग को शुरू में अपनी प्रतिष्ठा का नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अब जब उसका पलड़ा भारी हो गया है तो स्वाभाविक रूप से वह बदला चुकाएगा। झाओ मिंगशान के पास कुछ भी करने को नहीं था सिवाय इसके कि वह शब्दों को ले ले और चुपचाप पीड़ा सह ले। वह मुस्कुराया और बड़ी वेदना से बोला, हे छोटे भाइयों, मैं तो अंधा और मूर्ख था। क्या तुम लोग दया करके आज इन बातों को अनदेखा करोगे? मैं सचमुच आभारी रहूंगा यदि आप किसी तरह हमें आपको मुआवजा देने की अनुमति दें। लिन शियाओडोंग ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। पुलिस विभाग के इन अधिकारियों को बहुत कम वेतन मिलता था तथा उनके पास थोड़ा सा सोना होता था जिसे वे खातों से इकट्ठा करके जमा करते थे। लिन शियाओडोंग को इस पैसे में से कुछ भी पसंद नहीं था, तो उसे ये देने का क्या मतलब था? इस समय लिन शियाओडोंग ने वांग यीगाओ को किनारे पर देखा। वह भागने के लिए ध्यान भटकाने वाली बात का फायदा उठा रहा था। लिन शियाओडोंग ने गुस्से से कहा, रुको, किसकी माँ ने कहा था कि उस बच्चे को जाने दो? अभी यहाँ वापस आओ। ये शब्द सुनते ही वांग यीगाओ लगभग अपने घोड़े से गिर गया। घटनाओं के इस मोड़ ने उसे बुरी तरह डरा दिया। उसके पिता सजा के लिए उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। यह एक बहुत बुरा सपना था। अब तो लिन मिंग को देखकर भी उसका दिल भय से कांप उठता था। जवाबी कार्रवाई करना तो दूर की बात है, अगर वह कभी लिन मिंग को फिर से देखेगा तो वह भागने की पूरी कोशिश करेगा। वांग यीगाओ न केवल लिन मिंग से डरता था, बल्कि वह यह भी नहीं जानता था कि लिन मिंग को किस तरह का समर्थन प्राप्त है। जो कुछ भी था वह किसी भी तुलना से कहीं अधिक महान था। अपना एकमात्र लाभ खोकर वांग यीगाओ को अंततः एहसास हुआ कि वह लिन मिंग से पूरी तरह से हीन था। तुम क्या चाहते हो? तुम भाग जाना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई चीज़ इतनी आसान है? लिन शियाओडोंग को अचानक प्रेरणा मिली। वह कई अधिकारियों की ओर मुड़ा। तुम वहां जाओ, इस आदमी को पीट दो। ये सुनकर वांग यीगाओ कांप उठा। झाओ मिंगशान ने मुंह बनाया। अब उसे सचमुच नहीं पता था कि वह अपना सिर बचा पाएगा या नहीं। यदि वे वांग यीगाओ पर और प्रहार करेंगे तो उसकी सचमुच मृत्यु हो सकती है। झाओ मिंगशान ने लिन मिंग की ओर विनती भरी नजर से देखा। लिन मिंग ने अंत में कहा, इसे खत्म समझो, इस तरह के व्यक्ति से निपटने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने वांग यीगाओ की ओर देखा और पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप परेशानी खड़ी करने आए थे तो मैंने देखा कि नीली गाड़ी से मुझ पर जासूसी करने वाले लोग भी थे। क्या वह झुयान था? वांग यीगाओ को लगा कि उसका पेट गिर गया है। क्या इस आदमी के सिर के पीछे आंखें थीं? वह पहले से ही लिन मिंग से पूरी तरह डर चुका था, लेकिन अब उसका डर और भी गहरा हो गया था क्योंकि उसकी आंखों में आतंक भर गया था।
वह अभी भी नहीं बोला तो लिन मिंग ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, हाँ या नहीं। वांग यीगाओ का दिल रुक गया और उसने अपने दांत भींच लिए। उसने सहमति में सिर हिलाया। आज का मामला भी जुयान ने ही सोचा था। वांग यीगाओ ने फिर सिर हिलाया। अच्छा, तुम जा सकते हो। लिन मिंग पहले से ही सोच रहा था कि मामला यही है। जुयान नहीं चाहता था कि वह 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश करे। वांग यीगाओ सिर्फ एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल उसे प्रवेश परीक्षा में भाग लेने से रोकने के लिए किया गया था। लिन मिंग फिर से ऐसे छोटे खिलाड़ी के साथ परेशान नहीं होना चाहता था। इसका कारण यह था कि वांग यीगाओ के पिता जनरल थे। लिन मिंग भी विवेक जानता था और उसने पहले ही अपने अंदर कुछ छिपा हुआ सच्चा सार छोड़ दिया था जो उसे कुछ समय के लिए बिस्तर तक ही सीमित कर देगा। लिन मिंग की बात सुनकर झाओ मिंगशाओ ने राहत की सांस ली। वह स्वयं आगे बढ़कर उन्हें खोलने के लिए आगे बढ़ा। लिन शियाओडोंग ने अपनी गोल मटोल कलाइयों को मोड़ा और झाओ मिंगशान की ओर देखा जो एक काले घोड़े से कूद गया था। लिन शियाओडोंग के पास पैसे के लिए एक तेज नज़र थी और वह एक नज़र में समझ गया कि यह घोड़ा एक बेहतर नस्ल का था। यद्यपि वे मार्शल क्वार्टर के बर्फ जैसे सफ़ेद घोड़ों से तुलना नहीं कर सकते थे, फिर भी उनका मूल्य 500 स्वर्ण टेल से कम नहीं था। हम ठीक हैं, आपको हमें बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। 2 घोड़े पीछे छोड़ दो। वह काले बालों वाला घोड़ा भी अच्छा है, मैं इसे ले जाऊंगा। ये सुनते ही झाओ मिंगशाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। ये घोड़ा उसका प्रिय और बहुमूल्य सौंदर्य था, लेकिन उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर इन भाइयों को मेरा घोड़ा पसंद है तो बेहिचक उस पर सवारी करें। हाँ, तो फिर मेरे असभ्य होने पर बुरा मत मानना, लिन शियाओडोंग ने कहा। वह उछलकर खड़ा हो गया और उसका मोटा शरीर काले घोड़े पर बैठ गया। हे, चलो चलें। जब वे समूह से बाहर निकले तो लिन शियाओडोंग बहुत अच्छे मूड में थे। अरे, ये तो पैसे पाने से बेहतर था। मैंने अपने जीवन में कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। न केवल उस मूर्ख गाओ येवान को सबक मिला, बल्कि कप्तान ने मुझे अपना घोड़ा भी दे दिया। हाँ, इसे ही महान जीवन कहते हैं। लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम दूसरों की शक्ति और प्रभाव उधार लेते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई भी अपने संबंधों पर भरोसा कर सकता है। यदि हम वास्तव में अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो हमें स्वयं मजबूत बनना होगा और दुनिया को डराने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर रहना होगा। तब कोई भी हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह एहसास वाकई बहुत अच्छा होगा। दुनिया को डराना? हाँ भाई लिन, मेरे पास आपके जैसे महान सपने नहीं हैं। मैं दूसरों की शक्ति और प्रभाव पर भरोसा करने में ठीक हूँ। भाई लिन, जब एक दिन आपका नाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो आप मेरा काम संभाल लेंगे। मैं उन्हें तुम्हारा नाम बता दूंगा और उन्हें डराकर भगा दूंगा। ठीक है, लिन मिंग जोर से हंसा। दोनों को मूलतः सड़क से 3 या 4 मील दूर लाया गया था। वे अपने घोड़ों पर सवार होकर तेजी से दौड़े और थोड़ी देर में वापस चौक पर आ पहुंचे। चौक पर अभी भी लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शक्ति परीक्षण अभी शुरू हुआ है। लिन मिंग अब तक नीली गाड़ी के बारे में भूल चुका था। उसने देखा कि वह अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब जू यान उससे उतर चुका था। वह एक लंबी तलवार पकड़े हुए बर्फीली निगाहों से घूर रहा था। ऐसा लगता है कि मैंने आपको जितना श्रेय दिया उससे कम दिया। आप काफी प्रतिभाशाली हैं। एक पल में जू यान ने अपनी आवाज लिन मिंग तक पहुंचा दी। वे 200 मीटर दूर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जू यान उनके ठीक बगल में बैठकर बात कर रहा था। ये सच्चे सार के साथ भेजा गया संदेश था। इसे प्राप्त करने के लिए सच्चे सार पर अत्यधिक उच्च स्तर के नियंत्रण की आवश्यकता थी। जू यान पिछले 6 महीनों में तीसरे चरण के शिखर पर पहुंच गया होगा। यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आप शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण तक पहुंच गए हैं आप कुछ खास हैं। अपने समान स्तर के कुछ बेकार आलुओं को पीटना कोई उपलब्धि नहीं है। तुमने कहा था कि एक दिन तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे और मेरे बीच का वास्तविक अंतर बता दूंगा और तुम जान जाओगे कि इस दुनिया में अभिजात वर्ग बनना तुम्हारे भाग्य में नहीं है। इस दुनिया का एक कुलीन व्यक्ति, लिन मिंग ने जू यान को देखा और मुस्कुराया। निश्चित रूप से इस दुनिया का नहीं। 7 गहन मार्शल हाउस में शक्ति परीक्षण के लिए कुल 20 पत्थर के स्तंभ थे। परीक्षा शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों को 20 टीमों में विभाजित किया जाएगा ताकि चौक पर भीड़ कम हो सके। 20 पत्थर के स्तंभ 7 गहन मार्शल हाउस के अलग अलग प्रवेश द्वारों के सामने स्थापित किए गए थे। प्रत्येक पत्थर के स्तंभ के शीर्ष पर एक चमकती हुई ज्योति थी जो प्रत्येक उम्मीदवार के भाग्य का प्रतीक थी। वे इस गेट से गुजरेंगे या बाहर फेंक दिए जाएंगे, ये सब इसी एक नंबर से तय होगा। लगभग 30 या 40 वर्ष की एक महिला भीड़ के सामने आकर एक मंच पर खड़ी हो गई। सभी को नमस्कार, मैं शक्ति परीक्षण के पर्यवेक्षकों में से एक हूं। मैं ये घोषणा करना चाहूंगा कि 7 गहन मार्शल हाउस की परीक्षा में कुल 3 भाग हैं। जो लोग अंत तक अर्हता प्राप्त करने में सफल होंगे उन्हें उनकी आयु, प्रतिभा और परिणाम के आधार पर एक आधिकारिक मूल्यांकन दिया जाएगा। शीर्ष 10 को एक पुरस्कार मिलेगा और नंबर 1 को क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरोपिल से पुरस्कृत किया जाएगा। एक क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मज्जा गोली। पूरी भीड़ आश्चर्य से दंग रह गई। यहां तक कि कुलीन परिवारों के कनिष्ठ लोग भी आश्चर्यचकित थे। उनमें से जो कम ताकतवर थे वे पछतावे से भर गए। उनके चेहरों पर दुख और उदासी के भाव थे, क्योंकि उन्हें कभी प्रथम स्थान प्राप्त नहीं करना था। जो लोग अधिक शक्तिशाली थे उन्होंने अपनी पीठ सीधी कर ली। उनकी आंखें आशा से चमक रही थीं और वे इधर उधर ऐसे हिल रहे थे मानो वे लड़ाई के लिए उत्सुक हों।
उन्होंने मान लिया था कि ये क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल विशेष रूप से उनके लिए तैयार की गई थी। लिन मिंग ने पहले एक औषधीय मैनुअल पढ़ा था और उसे क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल के गुणों के बारे में मोटी मोटी समझ थी। ये गोली लगभग एक अंगूर के आकार की थी और इसे क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन की अस्थि मज्जा के साथ कई दुर्लभ और बहुमूल्य जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया था। फिर इसे उबालकर और आसवित करके गोली बनाई जाएगी जो शारीरिक क्षमता में सुधार लाएगी, साधना को बढ़ाएगी और बाधाओं को दूर करने में भी मदद करेगी। क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन कोई वास्तविक ड्रैगन नहीं था, ये केवल एक वंशज था जिसका कुछ रक्त संबंध था। फिर भी ड्रैगन से संबंधित प्राणी कमजोर नहीं थे, यहां तक कि हावाईयन विशेषज्ञ भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। स्काई फॉर्चून किंगडम के पास शुरू में बहुत अधिक हाउटियन विशेषज्ञ नहीं थे और उनके पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इतनी कीमती गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हो। इसलिए स्काई फॉर्चून किंगडम क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल का उत्पादन करने में असमर्थ था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस औषधि की उत्पत्ति 7 गहन घाटियों से हुई है। प्रत्येक वर्ष 7 प्रोफाउंड वैलीज में प्रतिभाओं की स्क्रीनिंग की जाती थी तथा प्रतिभावान युवाओं को भाग लेने के लिए आकर्षित करने हेतु मुख्य विद्यालय से दवाइयां उपलब्ध कराई जाती थीं। शायद 7 गहन घाटियों के लिए क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल विशेष रूप से कीमती नहीं थी, लेकिन स्काई फॉर्चून किंगडम के लोगों के लिए यह निश्चित रूप से एक मूल्यवान खजाना था जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। यहां तक कि एक बड़ा कुलीन परिवार भी ऐसे किसी भी व्यक्ति से बहुत ईर्ष्या करेगा जिसके पास ऐसा खजाना हो। सुंदर पर्यवेक्षक उत्साहित या दुखी नहीं दिख रही थी क्योंकि उसने आगे कहा, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर आने वाले को एक गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल मिलेगी और 5वें से 10वें स्थान पर आने वाले को 10 सोल गैदरिंग पैलेट्स मिलेंगे। गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल को 100 वर्ष पुराने गोल्डन स्कारलेट सांप के पित्ताशय से परिष्कृत किया गया था। इस प्रकार के पित्ताशय का नाम इसके सुनहरे लाल रंग के कारण रखा गया है। ये क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल से निम्न स्तर की थी, लेकिन यह भी एक दुर्लभ और बहुमूल्य औषधि थी जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते। लेकिन चौथे से 10वें स्थान पर आने वालों को केवल 10 सोल गैदरिंग पैलेट्स ही मिले, जो बहुत कम दुर्लभ थे। प्रत्येक गोली का मूल्य 200 स्वर्ण टैल था तथा उनमें से 10 गोली 2000 स्वर्ण टैल के बराबर होती थी। लेकिन उच्च रैंक वाले लोगों को दी गई 2 दवाइयां कम से कम 10,000 स्वर्ण टैल थीं। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति कई गुना अधिक कीमत भी चुकाए तो भी वह इसे खरीद नहीं पाएगा। भरपूर पुरस्कारों ने प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को अतुलनीय रूप से उत्साहित कर दिया। वे मंच पर जाकर अपना कौशल दिखाने के लिए अधीर थे। इस उत्सुक भीड़ को रेशमी कपड़े पहने हुए युवक युवतियों का एक समूह देख रहा था। वे तिरस्कारपूर्वक हंसे। समूह में एक सुंदर युवक था जो जेड बेल्ट पहने हुए था और मुस्कुरा रहा था। युवक के साथियों ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। ये लोग सचमुच हद पार कर गए हैं। ये क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल पहले से ही युवा मास्टर की जेब में है। जीतना पहले से ही एक निष्कर्ष है। क्या वे भी प्रयास करने और प्रतिस्पर्धा करने के बारे में सोचते हैं? सचमुच वे अपना स्थान नहीं जानते। युवक ने मंद मंद मुस्कुराकर अपना पंखा हिलाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह यूलू शहर के वांग परिवार की प्रतिभा थे। उनमें चौथी श्रेणी की प्रतिभा थी। वे शारीरिक परिवर्तन की तीसरी अवस्था की प्रारंभिक साधना में थे और एक बार उन्होंने यूलू शहर की कुलीन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यूलू शहर एक बड़ा शहर था, इसलिए इस नंबर 1 स्थान का कुछ महत्व था। प्लेटफॉर्म पर महिला ने आगे कहा, अब हम प्रवेश परीक्षा का पहला दौर शुरू करेंगे। कृपया पूरी ताकत से परीक्षा में भाग लें। पत्थर के स्तंभ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण आपके हमले की ताकत का संकेत देगी। 1 इंच 100 जिन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक आप 1000 जिन पार कर लेंगे तब तक आप इस दौर में सफल हो जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को 3 प्रयास मिलेंगे। यदि आप एक बार अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। सभी लोग, अब हम एक प्रदर्शन करेंगे। लिनसेन, आगे आओ। जैसे ही सुंदर महिला ने बोलना समाप्त किया, एक आदमी मंच पर आया। वह लंबा और दुबला पतला था, लगभग दुर्बल दिख रहा था। उसका चेहरा पीला, ठंडा और आंखें कठोर थीं। उसने काला सूट पहना हुआ था और उसकी पीठ पर 3 फुट लंबा चाकू था। हालांकि दिन का उजाला था, लेकिन जब वह मंच पर आए तो भीड़ का तापमान कई डिग्री गिर गया। क्या वह लिंगसेन है, 7 गहन मार्शल हाउस के स्वर्गीय निवास से कोई? ये लिंगसेन स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध था, लेकिन लिन मिंग उसके बारे में नहीं जानता था। वह मुड़ा और लिन शियाओडोंग से पूछा, ये लिंगसेन कौन है? लिन शियाओदोंग भले ही अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में मेहनती न हो, लेकिन वह सभी मामलों के बारे में बेहद गपशप करने वाला और जिज्ञासु था, इसलिए वह इन जैसे मामलों के बारे में जानता था। उन्होंने कहा, लिंगसेन स्वर्गीय निवास के वरिष्ठ प्रशिक्षुओं में से एक है जो 7 गहन मार्शल हाउस में सबसे उग्र विभाग है। वह 20 साल का है और चौथी कक्षा का प्रतिभाशाली है। उनकी साधना चतुर्थ चरण के शिखर पर है तथा उन्होंने पिछले वर्ष ही स्वर्गीय धाम में प्रवेश किया है। अपनी पहल पर उसने 1 वर्ष के लिए युद्ध क्षेत्र में भेजे जाने का अनुरोध किया, जहां उसने अनगिनत लोगों का वध किया। अभी उसकी युद्ध क्षमता का अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन लोगों का कहना है कि वह जल्द ही शारीरिक परिवर्तन के 5वें चरण में प्रवेश करेगा। 20 वर्ष की उम्र और शारीरिक परिवर्तन का 5वां चरण। लिन मिंग थोड़ा चौंका। सामान्यतः मार्शल आर्टिस्ट को असाधारण माना जाता था यदि वे 30 वर्ष की आयु तक 5वें चरण अर्थात अस्थि निर्माण चरण तक पहुंच जाते थे।
ये लिंग सेन भी हत्या के इरादे से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने युद्ध के मैदान में कई लोगों को मार डाला था। समान स्तर की साधना वाले अन्य लोगों की तुलना में ये व्यक्ति सचमुच एक गुरु था। लिंग सेन को इस तरह के प्रदर्शनों से नफरत थी। हालांकि यह एक परंपरा थी कि स्वर्गीय निवास के प्रशिक्षु उम्मीदवारों के लिए दिखावा करते थे। ऐसा उन्हें ये बताने के लिए किया गया कि हमेशा कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद रहता है जो उनसे बेहतर होता है और उन्हें शीर्ष पर पहुंचने के लिए प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लिन सेन लापरवाही से खंभे के सामने खड़ा हो गया और बिना तैयारी के उसने लापरवाही से अपना दाहिना हाथ हिलाया। एक धमाका की आवाज सुनाई दी और पत्थर का खंभा जोर से हिल उठा। प्रकाश किरण ऊंची छलांग लगाकर स्थिर हुई और अंततः 4 फीट 9 इंच की ऊंचाई पर स्थिर हो गई। 4900 जिन्स। मैदान में सभी लोग प्रशंसा और आश्चर्य से भरे हुए थे। यदि लिंग सेन ने अपनी पूरी ताकत लगाई होती तो वह 5000 जिन को भी पार कर सकता था। ये परिणाम देखकर लिन मिन की आंखें चौड़ी हो गई। इस लिंग सेन की ताकत उसकी अपनी ताकत से लगभग दोगुनी थी। लिन शियाओदोंग ने कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह स्काई फॉर्चून सिटी की युवा पीढ़ी की शीर्ष प्रतिभाओं में से एक है। ये तभी अजीब होगा जब उसका परिणाम ऐसा न हो। लिन मिंग ने कहा, युवा पीढ़ी में से एक? क्या किन जिंगक्सुआन उसे हरा सकता है? लिन शियाओदोंग ने कंधे उचका दिए। मैं किन शिंगक्सुआन की ताकत के बारे में नहीं जानता, लेकिन किन शिंगक्सुआन बहुमुखी है और सभी विषयों का अध्ययन करता है। लिंग सेन अपने प्रशिक्षण को केवल लड़ाई और हत्या पर केंद्रित करता है। वास्तव में वह एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन या मृत्यु की लड़ाई में माहिर है। मुझे नहीं लगता कि अगर उनकी जान पर बन आए तो किन शिंगक्सुआन जीत सकते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि किन शिंगक्सुआन केवल 15 साल का है जबकि लिंग सेन 20 साल का है। ये सुनकर लिन मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। शारीरिक परिवर्तन में कुल 6 चरण थे। आप जितना आगे बढ़ते गए, चरणों के बीच का अंतर उतना ही बढ़ता गया। पल्स कंडेंसेशन चरण में एक की ताकत 1000 जिन तक पहुंच सकती है। लिन मिंग इस राज्य से बहुत दूर था। परीक्षा शुरू हो गई। इस समय मंच पर सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला ने शक्ति परीक्षण शुरू करने का आदेश भेजा। सभी युवा उम्मीदवार बहुत उत्सुक थे। हर कोई उठकर अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। हालांकि जब उन्होंने पत्थर के खंभे पर अपनी ताकत का परीक्षण किया तो कई लोग असफल रहे। 900 जिन, 850 जिन, 850 जिन, 3 बार असफल। अगला 950 जिन, 900 जिन, 900 जिन, 3 बार असफल। अगला। कई अभ्यर्थी शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण तक ही पहुंच पाए थे। यदि वे शीर्ष स्थिति में होते तो वे 1000 जिन्स पर हमला करने में सक्षम होते। हालांकि वे हर प्रयास में सर्वोत्तम स्थिति में नहीं रह सके। इसके अलावा वे तंत्रिका तंत्र से भी पीड़ित थे और अपनी उच्चतम स्तर की शक्ति दिखाने में असमर्थ थे। इन लोगों को स्वाभाविक रूप से समाप्त कर दिया गया। 1000 जिन योग्य। लिन मिंग की रोशनी में कोई व्यक्ति गुजरा और वह आदमी उत्साह में नाचते हुए खुशी से चिल्लाया। सच्चाई ये थी कि यह व्यक्ति भी ये समझता था कि यद्यपि वह पास हो गया और बमुश्किल क्वालिफाई कर पाया, फिर भी दूसरे राउंड में ही उसके बाहर होने की पूरी संभावना है। फिर भी 16 वर्ष की आयु में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की प्रवेश परीक्षा का पहला चरण उत्तीर्ण करना उनके लिए सम्मान की बात थी। 1300 जिन योग्य। 950 जिन्स असफल। जब परिणाम आता तो असफल होने वाले निराश होकर चले जाते। जो सफल हुए वे बहुत खुश थे, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उदासीनता दिखाई। इन प्रतिभाओं के लिए ये परीक्षा उत्तीर्ण करना निश्चित था। इसी समय सामने हलचल मच गई। लिन मिंग ने आगे देखा और पाया कि नीले लिनन के कपड़े पहने एक युवक पत्थर के खंभे के सामने खड़ा था और अपनी ताकत जुटा रहा था। लिन मिंग को यह जानने की उत्सुकता थी कि यह आदमी कौन था। उसने कुछ लोगों को चर्चा करते हुए सुना, वह ईस्ट वाटर सिटी से सनपिंग है। वह शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में है। उसकी शक्ति प्रचंड है। जब चर्चा चल रही थी तभी सनपिंग आगे बढ़े। उसने पत्थर के स्तंभ पर पिंग से प्रहार किया और प्रकाश की किरण ऊपर की ओर उछलते हुए कांपने लगी। ये 2 फुट और 3 इंच पर रुक गया। 2300 जिन्स। ये पहला व्यक्ति था जिसने 2000 जिन पार किया था। भीड़ में चीख पुकार मच गई। ये सनपिंग पहले से ही कुछ समय के लिए शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण में है, लेकिन अभी भी केवल 2300 जिन के साथ हमला करने में कामयाब रहा है। वह केवल 17 साल का है। वह मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। वांग यानफेंग ने पंखा हिलाते हुए कहा। उसने सनपिंग को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। प्रवेश परीक्षा का अंतिम मूल्यांकन न केवल ट्रायल के परिणामों पर निर्भर करेगा, बल्कि उत्तीर्ण होने वालों की आयु और प्रतिभा के स्तर पर भी निर्भर करेगा। वे जितने युवा होंगे और उनकी प्रतिभा का स्तर जितना ऊंचा होगा, मूल्यांकन उतना ही उच्च होगा। परीक्षा में भाग लेने वाले कई युवा मार्शल कलाकारों और प्रतिभाओं में 17 वर्ष की आयु थोड़ी अधिक मानी गई। युवा स्वामी, अब आपकी बारी है। वांग यानफेंग ने अपना पंखा मोड़ा और अपने परिचारक को सौंप दिया। जैसे ही वांग यानफेंग पत्थर के स्तंभ के सामने आया, कई लोग उसे पहचानने लगे। ये युएलू शहर का वांग यानफेंग है। जैसे ही भीड़ ने खबर फैलानी शुरू की, आसपास खड़े उम्मीदवारों की नजरें उसकी ओर घूम गईं। उम्मीदवारों के इस समूह में वांग यानफेंग के पास प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने का सबसे बड़ा मौका था।
न केवल उसकी ताकत बहुत अधिक थी, बल्कि वह 15 वर्ष का युवा भी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वांग यानफेंग की प्रतिभा उच्च थी। वांग यानफेंग चौथी श्रेणी की प्रतिभा थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि चौथी श्रेणी और उससे ऊपर की प्रतिभाओं को भी निम्न, मध्यम और उच्च गुणवत्ता में विभाजित किया गया था। वांग यानफेंग दुर्लभ उच्च श्रेणी 4 प्रतिभाओं में से एक थे। वांग यानफेंग पत्थर के स्तंभ के सामने खड़ा हुआ और एक सांस छोड़ी। सांसें जुड़वा सांपों की तरह हवा में मुड़ गई। ये शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण विसरा प्रशिक्षण का संकेत था। आसपास की भीड़ आश्चर्य से दहल उठी। वास्तव में उसने अभी अभी शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में प्रवेश किया है और फिर भी वह जुड़वा सांपों को सांस के माध्यम से बाहर निकाल सकता है, और वह केवल 15 वर्ष का है। ये सचमुच ऐसी प्रतिभा है जो स्वर्ग की इच्छा को चुनौती देती है। विसेरा ट्रेनिंग में मार्शल कलाकारों के पास उनके हृदय, फेफड़े और अन्य 5 प्रमुख आंतरिक अंगों की रक्षा करने वाला सच्चा सार है। वे अपने कमजोर आंतरिक अंगों को हमलों से बचा सकते हैं, और इसके अलावा उनके दिल और फेफड़े मजबूत होते हैं। उनमें असामान्य जीवन शक्ति होती है और उनकी सांसें लंबे समय तक चलती हैं। इन परिस्थितियों में उनकी मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से मजबूत होंगी और बढ़ेंगी। ये वांग यानफेंग पहले से ही सांपों की सांस ले रहा है, लेकिन अभी तीसरे चरण में प्रवेश किया है। ये वास्तव में ईर्ष्या पैदा करता है। जब ये चर्चा जारी थी, वांग यानफेंग ने पहले ही पत्थर के स्तंभ पर प्रहार कर दिया था। हवा में एक धमाका हुआ और पत्थर का स्तंभ हिल गया। प्रकाश की किरण ऊपर उछली और अंततः 2 फुट 4 इंच पर स्थिर हो गई। 2400 जिन्स। सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में प्रवेश करने वाला औसत मार्शल कलाकार लगभग 2000 जिन तक पहुंच जाता था। लेकिन वांग यानफेंग, जो अभी तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा था, केवल 15 वर्ष का था और फिर भी 2400 जिन की ताकत दिखाने में कामयाब रहा। ये वास्तव में सभी दर्शकों के लिए चौंकाने वाला था। हालांकि इससे पहले कि भीड़ अपना संयम संभाल पाती, दूसरी ओर से चिंता और आश्चर्य की चीखें आने लगीं। एक लंबा और बलिष्ठ युवक एक पत्थर के स्तंभ के सामने आया और उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। प्रकाश की किरण 2 फुट 4 इंच ऊपर उठी और नीचे गिरी। 2400 जिन्स। वांग यानफेंग का रिकॉर्ड अभी बना ही था, लेकिन एक अन्य युवा ने उसे पहले ही औसत बना दिया। लिनमिंग ने उस लंबे और हटे-कट्टे युवक को देखा और यह देखकर चौंक गया कि वह भी साधना के दूसरे चरण में था। यह देखना अजीब नहीं था कि कोई व्यक्ति शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण में 2000 जिन तक पहुंच गया, लेकिन क्या यह देखना अजीब था कि केवल दूसरे चरण में ही 2000 जिन तक पहुंच गया? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब तक लिनमिंग ने देखा था कि यद्यपि वह युवक भोला भाला और मासूम लग रहा था, उसकी ऊंचाई उसके आसपास के साथियों की तुलना में अधिक थी और उसका मांसल शरीर एक वयस्क की तुलना में अधिक मोटा और सघन लग रहा था। क्या इसे ही वे जनजात दैवी शक्ति कहते थे? जनजात दैवीय शक्ति वाले लोग अपनी उम्र के लोगों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। यद्यपि वे बहुत दुर्लभ थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि यह लंबा और बलिष्ठ युवक उनमें से एक था। वांग यानफेंग ने भी उस प्रभावशाली युवक को देखा और हल्की सी गुनगुनाहट निकाली। उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। जनजात दैवी शक्ति। मार्शल कलाकार न केवल अपनी ताकत से बल्कि अपनी मार्शल कला और कौशल से भी लड़ते थे। इतना ही नहीं, बल्कि जितनी अधिक उच्चतर साधना होती है, उतना ही अधिक महत्वपूर्ण सच्चा सार बन जाता है। जो लोग इस दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुए थे, जरूरी नहीं कि वे कोई भयंकर मार्शल आर्ट वाले व्यक्ति ही बने। परीक्षण जारी रहा और 1000 जिन की ताकत के साथ कई युवा आगे बढ़े जो दूसरे चरण के शिखर पर थे। 7 गहन मार्शल हाउस ने निर्धारित किया कि उम्मीदवार की आयु 15 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस आयु वर्ग के लोगों के लिए शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के शिखर तक पहुंचना आसान था। कभी कभी ऐसे युवा भी होते थे जो शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण तक पहुंच चुके होते थे। इन युवकों ने 2000 जिनों का प्रबंध कर लिया था, तथा कुछ तो 2500 जिनों तक भी पहुंच गए थे। अब अंततः लिनमिंग की बारी थी। लिनमिंग के पत्थर के स्तंभ पर पहुंचने से पहले ही उसे एहसास हो गया था कि यह स्थिति उसकी सोच से कहीं अधिक गंभीर थी। हालांकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वे वांग यानफेंग से नहीं हारेंगे, लेकिन उनकी प्राकृतिक प्रतिभा भी उनसे बहुत दूर थी। यह उच्च चौथी कक्षा की तुलना में तीसरी कक्षा थी। अंतिम मूल्यांकन में लिनमिंग को बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस परीक्षा के हर दौर में लिनमिंग को अपना पूरा दिल और आत्मा लगाना पड़ा। लिनमिंग ने हल्की सांस ली और अपने पूरे शरीर को आराम दिया। उन्होंने सभी विचलित करने वाले विचारों और ध्वनियों को समाप्त कर दिया। सच्चा आदिम अराजकता फॉर्मूला उसके शरीर में चुपचाप घूम रहा था। उसी साधना में एक मार्शल आर्ट की तुलना में उसका असली सार उसकी मांसपेशियों में कई गुना अधिक मोटा था। शक्ति प्रशिक्षण का रेशम की तरह प्रवाह, कठोरता और कोमलता के सिद्धांत। लिनमिंग ने इन विचारों को अपने मन में उकेरा जब वह अराजक गुणों का मुकाबला करने वाली मेरिडियन के साथ ध्यान कर रहा था। उसकी दृष्टि सघन हो गई और उसका शिथिल शरीर अचानक एक लंबे धनुष की तरह तना हुआ हो गया। उसकी कमर नीचे झुक गई और वह अपनी जांघों की ताकत से एक चिकने और शक्तिशाली तेंदुए की तरह आगे बढ़ा। टकराना। ये प्रहार पत्थर के स्तंभ के मध्य में हुआ। प्रकाश की किरण नाटकीय ढंग से ऊपर उठी और तेजी से उछली, जब तक कि वह 2700 जिन पर स्थिर नहीं हो गई। लिनमिंग की ताकत 2600 जिन थी, लेकिन अगर वह अपना पूरा प्रयास करता तो 2700 जिन भी संभव था।
हे भगवान, 2700 जिन। ये लड़का मानव रूप में एक क्रूर जानवर है। कुछ सौर और जिन और वह शरीर परिवर्तन के चौथे चरण में किसी को पकड़ लेता। नहीं, यह सही नहीं है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। यह युवक अभी शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में है। क्या वह भी जन्मजात दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति है? भीड़ में इस बात पर खूब चर्चा हुई और कुछ लोगों ने तुरंत लिन मिन को पहचान लिया। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। अभी आधे घंटे पहले ही मुख्य सड़क पर उसने अपनी भुजाओं की ताकत का इस्तेमाल करके घोड़े पर सवार किसी व्यक्ति को पवनचक्की की तरह नीचे गिरा दिया था। उसने एक ऐसे व्यक्ति को गिरा दिया जो शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में था और घोड़े पर भाला पकड़े हुए था। आदमी को फेंक दिया गया लेकिन लड़का बिल्कुल भी नहीं हिला। मैंने सोचा था कि वह कोई राक्षस बालक है, लेकिन पता चला कि वह जन्मजात दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऐसा करने में सक्षम था। क्या उसे अधिकारियों ने गिरफ्तार नहीं किया था? वह वापस कैसे आया? जैसे ही लोगों ने चर्चा की, लंबा और मजबूत युवक जिसने वांग यानफेंग को हराया था और 2400 जिन तक पहुंच गया था, उसने भी लिन मिन को देखा। युवक ने मित्रतापूर्ण भाव प्रकट करते हुए लिन मिन की ओर खुशी से मुस्कुराया। उसने सोचा भी नहीं था कि इस परीक्षा में उसे जन्मजात दिव्य शक्ति वाले व्यक्ति से भी मुलाकात होगी, इसलिए वह लिन मिन के प्रति काफी सहानुभूति रखता था। वांग यानफेंग ने लिन मिन को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। इस लड़के में भी जन्मजात दिव्य शक्ति थी। ये सचमुच कष्टप्रद था। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुर्लभ युवा लोग जंगल से बाहर निकलकर सीक्रोचों की तरह आ रहे हों। भाई फैंग, ये बच्चा कहीं से भी आया और ब्रोथ फैंग की लाइमलाइट चुराने का साहस किया। भाई फैंग सचमुच लूट लिया गया था, वांग यानफेंग के पास खड़े एक आदमी ने कहा। वांग यानफेंग ने कहा, यह कोई खास बात नहीं है। शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में ये परिणाम आना अच्छा है। युद्ध कौशल सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं करता। यद्यपि जन्मजात दिव्य शक्ति वाले लोग दुर्लभ हैं, फिर भी उनमें से बहुत से लोग भविष्य में महान उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाते। वांग यानफेंग ने यह बात झल्लाहट भरे लहजे में कही। यद्यपि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वे इस प्रवेश परीक्षा में प्रथम आएंगे, लेकिन इन साथी युवकों के कारण वे बार बार पीछे रह गए, जिससे उन्हें काफी असहज महसूस हुआ। भाई फैंग ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। भविष्य में हमें सच्चे सार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। ताकत की श्रेष्ठता केवल शुरुआत में ही उपयोगी होती है। ये बच्चा केवल कुछ वर्षों तक ही खुश रहेगा। वांग यानफेंग का दल गूंज उठा। लिन मिन के बाद लिन शियाओदों की बारी थी। जैसे ही वह पत्थर के स्तंभ के पास पहुंचा, उसने अपनी गर्दन आगे पीछे घुमानी शुरू कर दी और अपनी कमर हिलाने लगा। उन्होंने कुछ मिनट तक ऐसा जारी रखा, जब तक कि परीक्षा अधिकारी अधिक से अधिक परेशान और अधीर नहीं दिखने लगे। तब लिन शियाओदोंग ने अंततः चिल्लाकर पत्थर के स्तंभ पर मुक्का मारा। धप! पत्थर के स्तंभ की प्रकाश किरण थोड़ी देर तक हिली और फिर स्थिर हो गई, जिससे एक धीमी सी ध्वनि हुई। परीक्षा पर्यवेक्षक ने लिन शियाओदोंग को देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। 750 जिन्स। लेकिन आपके पास 2 और अवसर भी हैं। परिणाम वास्तव में बहुत बुरा था, क्योंकि 900 जिन से कम कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कराने का साहस नहीं कर सकता था। कोई भी इस विशाल भीड़ में बेकार नहीं बैठना चाहता था, क्योंकि उसे अंततः शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती थी। लेकिन लिन शियाओदोंग के दृष्टिकोण से ये परिणाम बहुत अच्छा था, और उसके पास दूसरों के विचारों को अनदेखा करने की स्वाभाविक बेशर्म क्षमता थी। उसने अपनी कमर हिलाई और गर्दन को फिर से तान दिया, और फिर से मुक्का मारा। पेंग! 700 जिन्स, एक और मुक्का, 750 जिन्स। बिना किसी संदेह के लिन शियाओदोंग को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। लिन शियाओदोंग के लिए यह एक अच्छा परिणाम था। वह केवल 15 वर्ष का था और उसके पिता ने निर्णय लिया था कि केवल 18 वर्ष की आयु होने पर ही उसे सप्तम गहन मार्शल हाउस में प्रवेश मिल सकेगा। लिन शियाओदोंग ने शुरू से ही पल्स कंडेंसेशन अवधि को तोड़ने की योजना नहीं बनाई थी, और उसका एकमात्र आदर्श और इच्छा परिवार के भीतर अपनी स्थिति को बनाए रखना था। मैंने तुम्हें स्वर्ण मृग की गोलियां दी थीं, क्या तुमने कुछ नहीं लिया? लिन मिंग ने पूछा। लिन शियाओदोंग वापस चला गया। मैंने उन सभी को खा लिया, अन्यथा मेरे लिए 600 जिन से आगे जाना संभव नहीं था। लिन शियाओदोंग ने मासूमियत से कंधे उचका दिए। उसने लिन मिंग को शब्दहीन स्थिति में छोड़ दिया। हालांकि लिन मिंग को भी लगा कि यह सामान्य बात है। आखिरकार, अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन का अभ्यास करने से पहले, उनका सर्वश्रेष्ठ परिणाम 850 जिन था। उनका परिश्रमी और अथक प्रशिक्षण लिन शियाओदोंग से कहीं बेहतर था, जिन्होंने उस समय केवल 600 जिन ही हासिल किए थे। केवल ग्रेड 3 की प्रतिभा और किसी भी प्रकार की कुलीन पृष्ठभूमि के बिना किसी व्यक्ति के लिए 15 वर्ष की आयु में 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश करना कठिन था। यहां तक कि प्रवेश परीक्षा का पहला चरण भी उत्तीर्ण करना बहुत कठिन था। शक्ति परीक्षण अंततः दोपहर के आसपास समाप्त हो गया, और प्रवेश परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों को थोड़ा आराम करने की अनुमति दी गई। क्योंकि आराम का समय बहुत कम था, लिन मिंग ने बस थोड़ा सा खाना खाया, फिर ध्यान में बैठ गया और फिर जल्दी से वापस चौक की ओर चला गया। दूसरा निरीक्षण ड्रीम ट्रायल था। ये एक मार्शल कलाकार के हृदय की परीक्षा थी। एक मार्शल कलाकार के लिए न केवल प्रतिभा और पृष्ठभूमि का समर्थन आवश्यक था, बल्कि इसके अतिरिक्त उन्हें एक ईमानदार और अथक मार्शल हृदय वाला व्यक्ति भी होना चाहिए था। मार्शल आर्ट का मूल किसी भी तरह से बहुत वफादार या सदाचारी या यहां तक कि अच्छा भी नहीं था।
चाहे वे धार्मिकता से ओतप्रोत जीवित बुद्ध हों या अंधकार में इरादों वाले राक्षस संप्रदाय के नेता, सच्चाई ये थी कि मार्शल आर्ट का हृदय न तो अच्छाई का और न ही बुराई का निर्णय करता था। इसका समाधान केवल ये पूछने का था कि क्या किसी में पथरीले रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करना एक दैनिक संघर्ष था। व्यक्ति का जीवन दुख, खतरे, प्रलोभनों से भरा होगा। यदि व्यक्ति की मानसिकता दृढ़ नहीं होगी तो मार्शल आर्ट के मार्ग से गिरना और हार मान लेना आसान होगा, जिससे पिछले सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। कुछ लोग केवल धन और कामुक सुख के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। इन लोगों ने अपने हृदय में मार्शल आर्ट का अभ्यास किया, बिना ये समझे कि इसका अर्थ क्या है। खेती के शुरुआती दौर में तो इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में यह एक बड़ी बाधा बन जाएगी। पल्स कंडेंसेशन काल एक शानदार और विलासितापूर्ण जीवन शैली के लिए पर्याप्त था, जहां व्यक्ति धन और सुंदर महिलाओं में डूब सकता था। स्काई फॉर्चून किंगडम में ऐसे कई योद्धा थे, क्योंकि स्काई फॉर्चून किंगडम उन लोगों को उदारतापूर्वक पुरस्कृत करता था जो पल्स कंडेंसेशन अवधि तक पहुंच जाते थे। ऐसे लोग भी थे जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते थे, केवल मार्शल आर्ट के अपने मार्ग को रोकने के लिए, क्योंकि वे अपव्यय के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते थे। स्वप्न परीक्षण में किसी की साधना की जांच नहीं की जाती थी, बल्कि इसमें व्यक्ति के दृढ़ संकल्प और मार्शल आर्ट के प्रति उसके हृदय की जांच की जाती थी। लिन मिंग को इस बात पर पूरा भरोसा था, भले ही उसे रहस्यमय मैजिक क्यूब न मिला हो, फिर भी उसका मानना था कि उसके पास होने की 120% संभावना है। इस समय आधे से अधिक अभ्यर्थी प्रथम परीक्षण में असफल हो चुके थे, इसलिए उनके मैदान से चले जाने के बाद मैदान काफी अधिक विशाल हो गया था। दयनीय और दुखी लिन शियाओडोंग पहले ही प्रवेश की योग्यता खो चुका था, इसलिए वह केवल चौक से आगे मुख्य सड़क पर ही रह सकता था। लिन मिंग ने पलटकर लिन शियाओडोंग की ओर देखा। हालांकि भीड़ में बहुत से लोग थे, फिर भी उसने उसे देख लिया। लिन शियाओडोंग ने भी लिन मिंग को देखा और उसे अंगूठा दिखाया। लिन मिंग मुस्कुराया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो भीड़ में एक आकृति उसकी नज़र में आ गई। लड़की ने एक फॉर्म फिटिंग डैफोडिल पीले रंग की पोशाक पहनी थी। वह हंस के पंखों से बनी टोपी पहने एक कुलीन जूनियर लग रही थी। वह एक अज्ञात कोने में खड़ी होकर सब कुछ देखती रही। लिन मिंग ने इस लड़की को पहचान लिया, वह लैन यून्युए थी। लिन मिंग ने जल्दी से अपनी नज़रें उससे हटा लीं। वह जानता था कि अगर वे एक दूसरे को देखेंगे तो इससे लैन यून्युए की शर्मिंदगी और बढ़ जाएगी। इससे तो अच्छा था कि कुछ भी न देखा होता। अपने दिल में लिन मिंग ने लैन यून्युए को किसी भी चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहराया था। आखिरकार उनके बीच केवल एक मौन सहमति थी और उन्होंने शादी या इस तरह की किसी भी बात पर विस्तार से चर्चा नहीं की थी। लैन यून्युए ने वही विकल्प चुना था जो एक साधारण लड़की अपनी परिस्थितियों में चुन सकती थी। लैन यून्युए को यह नहीं पता था कि लिन मिंग ने उसे पहले ही खोज लिया था। लैन यून्युए ने अपने दिल में लंबे समय तक संघर्ष किया था कि आज यहाँ आना है या नहीं। वह लिन मिंग को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके दिल में थोड़ी चिंता थी और वह जानना चाहती थी कि वह ठीक है या नहीं। उसे केवल 2 महीने पहले की बात याद थी जब लिन मिंग कई घटिया प्रतीक पत्र बेचने की कोशिश कर रहा था। दुकान के सामने का दृश्य देखकर उसे कई बार दया आ गई। धनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर हुए बिना अपनी स्वयं की मार्शल आर्ट का समर्थन करते हुए उनमें कोई विशेष प्रतिभा भी नहीं थी। उसके पास बहुत कम बचत थी, जिसका उपयोग वह कमरा किराए पर लेने, भोजन खरीदने और कुछ दवाइयाँ खरीदने में कर सकता था। इन दुख परिस्थितियों में वह संभवतः केवल लोहे के धागे वाली घास ही खरीद सकता था, और शायद वह भी नहीं, और यदि ऐसा है तो उसके शरीर में कई आंतरिक चोटें जमा हो गई होंगी। इन विचारों से लैन यून्युए को परेशानी हुई। उसे उसकी ताकत और दृढ़ता पसंद आई। उसे याद आया कि जब वह बच्ची थी तो उसने उसे बदमाशों के एक बड़े समूह से बचाया था। वह एक बहादुर योद्धा की तरह उसके सामने खड़ा था, अपनी बाहें फैलाए और मार सह रहा था। उसने उसे संरक्षित और सुरक्षित महसूस कराया था। लेकिन अफसोस, ऐसी भावनाएं अंततः कुछ चीज़ों की जगह लेने में असमर्थ रहीं। वह एक आकर्षक लड़की थी और उसमें एक उत्कृष्ट महिला बनने के सभी गुण थे। उनकी स्वाभाविक प्रतिभा अच्छी थी और यद्यपि वह किसी कुलीन परिवार से नहीं थी, फिर भी उनका परिवार संपन्न था। ऐसी लड़की में अनिवार्य रूप से श्रेष्ठता की भावना होगी, जैसे एक महान मोर मुर्गियों के साथ खेलने के लिए एक बाड़े में बंद हो। वह अपने आप को अपनी साधारण जिंदगी में स्थिर होने के लिए राजी नहीं कर पा रही थी। एक ऐसा जीवन जिसमें वह अंततः लिन मिंग से शादी कर लेगी और एक पारिवारिक रेस्तरां की मालकिन बन जाएगी। एक ऐसा जीवन जिसमें वे एक दूसरे से प्यार करेंगे और 20 साल की उम्र में उनके छोटे बच्चे होंगे, और फिर वह धीरे धीरे बूढ़ा होकर मर जाएगा और वह अकेली रह जाएगी, यहाँ तक कि उसकी सुंदरता भी खत्म हो जाएगी। वह ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसने झू यान को चुना, न केवल झू परिवार और शाही परिवार के बीच संबंधों के कारण, बल्कि वह उसे 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश करने में भी मदद कर सकता था। वह लैन यून्युए को दुर्लभ और कीमती दवाइयाँ देगा और उसे पल्स कंडेंसेशन पीरियड में प्रवेश करने में मदद करेगा। पल्स कंडेंसेशन पीरियड के प्रलोभन के तहत लैन यून्युए अपनी इच्छाओं का विरोध करने में असमर्थ थी। आज सुबह लैन यून्युए बेचैन थी। वह आना नहीं चाहती थी, लेकिन अंततः खुद को मनाने में असफल रही। तो वह आज दोपहर को आ गई थी। वह ये सोचकर आई थी कि लिन मिंग शक्ति परीक्षण में असफल हो जाएगा,
जब तक लिन मिंग असफल रहेगा, वह अपने सपनों को त्याग कर सुरक्षित जीवन जीने के लिए घर जा सकेगा। इससे वह आराम कर सकेगी और अपनी सारी चिंताएं दूर कर सकेगी। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि वह लिन मिंग को क्वालिफाइंग टीम में देख पाएगी। इससे वह आश्चर्यचकित और चिंतित हो गई। आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि लिन मिंग ने अप्रत्याशित रूप से केवल 15 वर्ष की आयु में और बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में सफलता प्राप्त कर ली थी। वह चिंतित थी क्योंकि वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि लिन मिंग सुरक्षित रूप से इस अवस्था तक पहुंच सकता है। उसने केवल कल्पना की थी कि उसके शरीर पर कई आंतरिक चोटें थीं और जब वह 30 साल का होगा तो वह एक अपंग से ज्यादा कुछ नहीं होगा। सुबह स्ट्रैंड फ्रायल की खूबसूरत महिला पर्यवेक्षक एक बार फिर प्रकट हुई। उसने भीड़ को देखा और पाया कि अभी भी बहुत से लोग बचे हुए हैं और सोचा कि यह परिणाम बहुत बुरा नहीं है। सभी लोग मेरा अनुसरण करें। अब हम CZ प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 100 लड़के लड़कियों की भीड़ उस खूबसूरत महिला पर्यवेक्षक के पीछे पीछे चल रही थी जब वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के शक्तिशाली और भयावह द्वारों से गुजर रही थी। 7 गहन मार्शल हाउस पहाड़ी ढलानों में बसा हुआ था। अंदर कोई ऊंची इमारतें या विशाल निर्माण नहीं थे, बल्कि जमीन और नदियों का अंतहीन विस्तार था जो भव्य रूप से डिजाइन किए गए मंडपों से युक्त थे। इन मंडपों को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था, जिनमें चिकनी बारीक रेखाएं थीं और दृश्यों का एकदम सही मिश्रण था। इसकी डिजाइन में निहित सहज शिल्प कौशल और प्राकृतिक सौंदर्यबोध को देखकर कोई भी व्यक्ति सचमुच आश्चर्यचकित हो जाता है। भीड़ के लोग एक कप चाय पीने में लगने वाले समय के बराबर चलते रहे जब तक कि वे एक गहरी हरी झील के पास नहीं पहुंच गए। इसका रंग जीवन जैड जैसा था। सतह पर लहरों का कोई निशान नहीं था और शांति थी। झील के चारों ओर विलो वृक्ष लगे हुए थे और यद्यपि शरद ऋतु थी जब पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं, फिर भी ये देखकर सभी को आश्चर्य हुआ कि शांत झील की सतह पर एक भी पत्ता नहीं तैर रहा था। पन्ना झील के मध्य में हल्के सफेद रंग के जेड से एक जेड मंच बनाया गया था। जेड प्लेटफॉर्म को 9 पत्थर के पुलों द्वारा तट से जोड़ा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमय परिलोक जीवंत हो उठा हो। लिन मिंग ने पाया कि जेड प्लेटफॉर्म से कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर एक मंडप था जो पानी में तैर रहा था। मंडप में एक पत्थर की मेज रखी हुई थी जिस पर चाय और सूखे मेवे रखे हुए थे। मेज के चारों ओर कई बूढ़े आदमी और एक अकेली लड़की बैठे थे जो बड़ी दिलचस्पी से उनकी ओर देख रहे थे। यह अप्रत्याशित रूप से किन शिंगक्सवान और मिस्टर मुई थे। लिन मिंग थोड़ा हिचकिचाया, वे यहाँ क्यों दिखाई देंगे? मुई ने भी लिन मिंग को अपनी ओर देखते हुए पाया और मंद मंद मुस्कुराया। किन शिंगक्सवान का चेहरा भी दोस्ताना और मुस्कुरा रहा था। लिन मिंग ने शिष्टाचारवश मुस्कुराहट लौटा दी। उसे हल्का सा संदेह था कि मुई के साथ आए अन्य लोग सरल नहीं थे। उनमें से कई ऐसे थे जिनकी सांस और रूप रंग से ऐसा प्रतीत होता था कि वे मुई से किसी भी तरह कम शक्तिशाली नहीं थे। ये लोग तो उस्ताद थे। लिन मिंग गलत नहीं था। ये लोग मुई के कई दोस्त और स्काई फॉर्चून किंगडम की सरकार के कई अधिकारी थे। वहाँ 7 गहन मार्शल हाउस के बुजुर्ग भी मौजूद थे। परीक्षाएं वर्ष में 2 बार होती थीं और वे ये देखने के लिए आते थे कि उम्मीदवारों में कोई अच्छे पौधे हैं या नहीं। वे मुख्यतः ऐसे लोगों की तलाश में थे जिनमें पर्याप्त प्रतिभा होता था, जिनका हृदय भी एक मार्शल कलाकार जैसा शुद्ध हो। हर साल प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को अपनी प्रतिभा और अन्य जानकारी पंजीकृत करानी पड़ती थी। इस प्रकार प्राचीनों को माप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने पहले ही फाइलें देख ली थीं। इस बार उम्मीदवार मुश्किल से ही संतोषजनक थे। सबसे शक्तिशाली उच्च चतुर्थ श्रेणी प्रतिभा थी। 5वीं कक्षा की प्रतिभा का होना एक दशक में एक बार होने वाली घटना थी और ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। उच्च चतुर्थ श्रेणी की प्रतिभाएं भी अच्छी थीं और निम्न चतुर्थ श्रेणी की प्रतिभाएं भी काम चला लेती थीं। तीसरी श्रेणी की प्रतिभाएं कुछ हद तक हीन थीं। परीक्षा का पहला चरण कोई महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए मार्शल हाउस के बुजुर्ग उपस्थित नहीं हुए। वे पहले भी प्रतिभा को देख चुके थे और इस बार वे ये देखना चाहते थे कि इनमें से किस उम्मीदवार का दिल मार्शल आर्टिस्ट के रूप में विशेष रूप से मजबूत है। आए, अपने मन की रक्षा करो, ध्यान में बैठो और एक बार तुम 5 परीक्षणों को पार कर जाओगे तो तुम पास हो जाओगे, सुंदर महिला सुपरवाइजर ने कहा। अभ्यर्थियों ने एक एक करके 9 पत्थर के पुलों पर कदम रखा। उनके दिल छाती में जोर जोर से धड़कने लगे। पहले दौर के दौरान उनके दिल आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वे अपनी ताकत की सीमा जानते थे। उनमें से कुछ ने सोचा था कि वे घबरा जाएंगे और अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, लेकिन वे अपने दिल में जानते थे कि उन्हें पास होने के बारे में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बार ये ड्रीम ट्रायल था और वे घबराए हुए थे। कई अभ्यर्थियों ने पहले कभी ड्रीम ट्रायल का प्रयास नहीं किया था, इसलिए उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अंत में उन्हें किस तरह के दृश्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सुना था कि यह सबसे अधिक उन्मूलन दर वाला परीक्षण था। यह 90% तक पहुंच जाएगा। 10 लोगों के समूह में केवल एक ही पास होगा। किसी को भी यह जानना चाहिए कि वे अपने युग के लोगों में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभावान थे। किसी छोटे शहर या छोटे परिवार या पूरे शहर में भी वे अपनी पीढ़ी के सबसे शानदार और राजसी व्यक्ति थे। उन्हें बचपन से ही लगातार सम्मान दिया जाता था और प्रतिभाशाली माना जाता था। लेकिन ऐसे लोगों के समूह में भी अधिकांश लोग ड्रीम ट्रायल के भीतर ही समाप्त हो जाते थे। ये परीक्षण सचमुच भयानक था। जेड मंच पर बैठो, 10 सांसों के बाद परीक्षण शुरू हो जाएगा, सुंदर महिला सुपरवाइजर ने कहा। यद्यपि वह काफी दूरी पर थी, फिर भी उनकी आवाज हर उम्मीदवार के कानों में स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी।
सच्चे सार के माध्यम से संदेश भेजने की यह विधि झुयान से भी अधिक गहन और शक्तिशाली थी, झुयान से भी अधिक गहरा और शक्तिशाली। लिन मिन को संदेह था कि ये खूबसूरत महिला पर्यवेक्षक पल्स कंडेंसेशन अवधि में एक मार्शल कलाकार थी। जैसे ही लिंग मिंग ने जेड मंच पर कदम रखा, उसने दूर की भीड़ को देखा और पाया कि उनमें लैन यून्युए भी थी। वह एक विलो पेड़ के सहारे झुकी हुई थी और अभी भी लिन मिंग को देख रही थी, ये सोचे बिना कि लिन मिंग ने उसे देख लिया है। लिन मिंग ने एक आह भरी और फिर पीछे नहीं देखा। वह जेड मंच पर पैर मोड़कर बैठ गया। बैठने के बाद लिन मिंग ने पाया कि यद्यपि जेड मंच सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था, फिर भी हवा में थोड़ी सी भी ठंडक नहीं थी। इसके बजाय वहां एक अतुलनीय शांतिपूर्ण गर्मजोशी थी जो बह निकली। ध्यान से देखने पर वह देख सका कि जेड प्लेटफॉर्म पर अनेक भिन्न भिन्न रेखाएं और प्रतीक उकेरे गए थे। ये रून थे। ये विशाल जेड मंच एक जादुई सरणी थी। ऐसा कहा जाता है कि इन जादुई व्यूह रचनाओं का निर्माण 7 गहन घाटियों के जियानटियन गुरुओं द्वारा किया गया था। उनमें वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करना भी संभव नहीं होगा। हालांकि लिन मिन को चिंता नहीं थी। सपनों की दुनिया अभी भी सिर्फ सपनों की दुनिया ही थी। जब तक वह अपने मन को मजबूत रखेगा, भले ही सपनों की दुनिया असीम और अनंत हो, वह जमीन पर अडिग रहेगा। जैसे ही लिन मिंग जेड प्लेटफॉर्म पर बैठा, उसका मन एक उज्ज्वल प्रकाश से भर गया। जैसे ही 10वीं सांस समाप्त हुई, लिन मिंग ने अपने चारों ओर एक चमकदार चमक देखी और सभी उम्मीदवार उसकी दृष्टि से गायब हो गए, केवल वह ही बचा। उसके सामने एक अंतहीन मैदान दिखाई दिया, जो उसकी दृष्टि की सीमा तक फैला हुआ था। इसी समय एक आदमी जितने लंबे खूंखार जानवरों का झुंड ऊंची घास से उछला और सीधे लिन मिंग की ओर दौड़ा। कई दर्जन जानवर वही पहले स्तर के क्रूर जानवर थे जिनकी हड्डियां लिन मिंग ने पहले भी निकाली थीं। जब वे साथ साथ दौड़े तो घास और जमीन हिलने लगी। एक शक्तिशाली शक्ति उसकी ओर बढ़ी। लिन मिंग ने तब तक पलक भी नहीं झपकाई जब तक कि पहला जानवर उस पर झपटा नहीं। फू, वह क्रूर जानवर सीधे उसके शरीर में घुस गया। लिन मिंग अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ खड़ा था, लेकिन जब उस जानवर ने उसे छेद दिया, तो लिन मिंग को बहुत तीव्र झटका और दबाव महसूस हुआ। यद्यपि वह जानता था कि ये केवल एक सपना था, फिर भी वह इस भावना से खुद को मुक्त नहीं कर सका, मानो ये उसकी आत्मा से उत्पन्न एक भय था। ये एक जादुई व्यूह रचना का प्रभाव था। हालांकि वह जानता था कि यह एक भ्रम है, फिर भी इसमें खुद को खोना संभव था। और एक बार खो जाने पर वह यह नहीं बता सकेगा कि यह एक भ्रम था। यदि ऐसा हुआ तो भ्रम वास्तविकता में बदल जाएगा। यदि भ्रम ने उसे मार डाला, तो हो सकता है कि वह इस सपने में भी मर जाए। जैसे ही लिन मिंग ने पहला राउंड सुरक्षित रूप से पार किया, जेड स्टेज पर एक दर्जन चमकदार रोशनियां चमक उठीं। एक क्षण में कई लोग जेड प्लेटफॉर्म से गायब हो गए और दुकान की ओर बढ़ गए। इन सभी लोगों के चेहरे पर सफ़ेद हड्डियां थीं और उनकी पीली पलकें कांप रही थीं। वे स्वप्न में खो गए थे, और एक बार जब वे खो गए, तो उन्होंने कल्पना की कि स्वप्न के जानवरों ने उन्हें फाड़ डाला है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है और खा लिया है, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी कुचल दी हैं। उनका डर और अधिक तीव्र होता गया, जब तक कि उनका मन टूट नहीं गया और वे वास्तविकता में नहीं आ गए। मंडप में 7 गहन मार्शल हाउस के बुजुर्गों ने धीरे से अपना सिर हिलाया। स्वप्न परीक्षण के पहले दौर में साहस का परीक्षण किया गया। मार्शल आर्ट का रास्ता खतरों से भरा था। यदि किसी में इसका सामना करने का साहस नहीं है, तो मार्शल पथ पर चलने का क्या मतलब है? मुई, क्या तुम जानती हो कि वह लड़का कितना क्रूर है? वह तुरंत पास हो गया। बोलने वाले व्यक्ति को पता था कि मुई ने लिन मिन को पहचान लिया है और वे एक दूसरे से परिचित हैं। लेकिन मुई ने शिलालेख तकनीक में लिन मिन की उपलब्धियों की बात नहीं की। लिन मिन ने उससे यही पूछा था। मुई ने केवल इतना कहा था कि वह लिन मिन को जानता था और वह उसकी प्रगति देखने के लिए इस प्रवेश परीक्षा में आया था। खूबसूरत महिला सुपरवाइजर भी मंडप में खड़ी थी। स्ट्रेंथ ट्रायल में लिन मिन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उसने उस पर ध्यान रखा था। उसने देखा कि लिन मिन ने कुछ क्षण के लिए भौहें सिकोड़ी थीं, लेकिन उसके तुरंत बाद वह शांत और स्थिर हो गया था। लेकिन कुछ अन्य लोगों को देखकर उन्होंने अपने जबड़े कस लिए थे और उनके चेहरों का रंग बदल रहा था। जाहिर है, वे सपनों की दुनिया में इन क्रूर जानवरों से पीड़ित थे और संघर्ष कर रहे थे। भ्रम में किसी का स्वयं पर विश्वास जितना अधिक होगा, उसका हृदय उतना ही मजबूत होगा। इसका विपरीत भी सत्य हुआ। इन उम्मीदवारों ने जो क्रूर जानवरों से संघर्ष किया था, उनमें कुछ साहस तो था, लेकिन उनके पास लिन मिन का निडर हृदय नहीं था। लिन मिंग एक अचल चट्टान की तरह था जिसे हजारों वर्षों से परखा जा रहा था। चाहे कोई भी क्रूर या जंगली जानवर उस पर झपटता, वह स्थिर और सच्चा रहता, और इस प्रकार भ्रम टूट गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप विशेष रूप से इस लड़के को देखने आए हैं। मार्शल आर्ट के प्रति उसका दिल वास्तव में असाधारण है। इसकी तुलना लिन सेन से की जा सकती है, एक बूढ़े आदमी ने कहा। मुई केवल मुस्कुराए। उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि लिन मिंग ने पहली बाधा पार कर ली है। किनशिंगक्सुआन भी गुप्त रूप से अपनी तुलना कर रही थी। यद्यपि लिन मिन की प्रतिभा उससे कहीं कमतर थी, फिर भी मार्शल आर्ट के प्रति उसका हृदय आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ और स्थिर था। जब उसने इस परीक्षण में भाग लिया था, तो इस पहले दौर के दौरान उसने कुछ समय बिताया था, लेकिन लिन मिंग ने केवल कुछ ही सांसें ली थीं। इस समय लिन मिंग दूसरे चरण पर पहुंच चुका था। इस दूसरे परीक्षण में दृश्य उसकी आंखों के सामने बदल गया और नाटकीय रूप से बदल गया।
लिन मिंग तुरंत युद्ध के मैदान में पहुंचे जो जानलेवा इरादों से भरा हुआ था। युद्ध के दृश्य उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर लाशों के पहाड़ आसमान तक फैले हुए थे और खून का सागर बह रहा था। जमीन पर मृतकों की कुचली हुई हड्डियों के साथ टूटे हुए भाले और तलवारें बिखरी पड़ी थीं। इस युद्धभूमि में अचानक युद्ध की चीखें हवा में गूंज उठीं। दूर दूर तक धुएं का विशाल गुबार उठ रहा था। लिन मिंग के दोनों ओर अचानक घुड़सवार सेना की दो सेनाएं दिखाई दीं। मोटे कवच और भाले पहने योद्धा उसके दाएं और बाएं से आ रहे थे। वे अचानक प्रकट हुए थे और लिन मिंग उनके बीच में फंस गया था। दोनों शक्तिशाली सेनाएं उसकी ओर दौड़ीं। उनके भयानक युद्ध नारों से वातावरण में हत्या की तीव्र इच्छा भर गई। लिन मिंग स्थिर रहा और उसने अपना ध्यान एकाग्र किया। भ्रम के प्रथम अनुभव के दौरान वह आश्चर्यचकित हो गया था और उसके हृदय की धड़कनें कुछ कुछ अस्थिर हो गई थीं। लेकिन इस बार वह तैयार था और उसने अपना बचाव किया। परिणामस्वरूप जैसे ही सेनाएं उसके पास पहुंची, वे तैरती हुई राख में बदल गईं। भ्रम फिर टूट गया। क्या उसने इसे तोड़ा या इसे नहीं तोड़ा? एक बुजुर्ग ने लिन मिंग की ओर देखा। ये बच्चा अजीब था। उसके हाव भाव में जरा भी परिवर्तन नहीं आया था। यदि वह रूनों से निकलने वाली प्रकाश किरणों को नहीं देख पाता तो वह सोचता कि जादुई व्यूह में कोई खराबी है। ये लड़का सरल नहीं है। मैं नहीं जानता कि वह इसे जारी रख पाएंगे या नहीं और रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं। अगर वह लिंग सेन को पकड़ सके तो ये सुखद आश्चर्य होगा। स्वप्न परीक्षण की 5 बाधाएं। औसत व्यक्ति को इनसे गुजरने में 1 घंटा लगेगा। पिछले 10 वर्षों में सबसे अच्छा परिणाम हेवन एबोर्ड के लिंग सेन को मिला था। उन्होंने मुकदमा पूरा करने में काफी समय लगाया था। इससे साथ गहन मार्शल हाउस के बुजुर्गों को आश्चर्य हुआ क्योंकि लिंग सेन को छोड़कर सबसे तेज समय आधे घंटे का था। लिंग सेन की मूलतः कोई इच्छा या आवश्यकता नहीं थी। वह वस्तुतः एक निर्दयी हत्यारे के सबसे करीब था। जैसा कि कहावत है, इस प्रकार का व्यक्ति जो मार्शल पद का पालन करता है वास्तव में भयभीत होता है। लिंग सेन ने ये बात साबित कर दी थी। वह केवल 20 वर्ष का था और चौथी श्रेणी का औसत दर्जे का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इस मध्यम चौथी श्रेणी की प्रतिभा के साथ वह स्वर्ग के निवास में एक बड़े प्रशिक्षु भाई बन गए थे। चौथी श्रेणी की उच्च प्रतिभा वाले कई प्रतिभाशाली लोग उनसे पीछे रह गए थे। अब चापलूसी का समय नहीं है। ये केवल अंतिम 3 बाधाओं के दौरान कठिन हो जाता है। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, लिंग सेन का रिकॉर्ड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। इस बार भ्रम में लिन मिंग तीसरे परीक्षण पर पहुंच गया था। हजारों सैनिक और विनाश के दृश्य गायब हो गए थे। वह एक आलीशान ढंग से सजाए गए तंबू में पहुंचे थे। दीवारें और छत बेहतरीन रेशम से लिपटी हुई थीं और एक धुएंदार मादक सुगंध सभी दिशाओं में फैल रही थी। लेकिन गुलाबी रेशमी परिधान के अलावा पृष्ठभूमि में एक दर्जन प्रभावशाली युवा लड़कियां नृत्य कर रही थीं। उनके दुबले पतले और सुंदर शरीर सुडौल और चिकने थे। उनके निर्दोष रूप ने रात के चांद और मधुरतम फूलों को भी लज्जित कर दिया। जैसे ही वे ऊपर नीचे उछले, उन्होंने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया और लिन मिंग की ओर चलने लगे। अगले ही पल लिन मिंग की दृष्टि में प्रचुर दृश्य भर गए। उसके सामने भारी स्तन और सुगंधित नितंबों की असीम मात्रा हिल रही थी। इन खूबसूरत महिलाओं ने खुद को लिन मिंग के सामने समर्पित कर दिया और उसके चारों ओर लिपट गईं। उनकी हर सांस के बीच उनके आकर्षक शरीर से एक मोहक सुगंध निकल रही थी। उस क्षण लिन मिंग ने अपने दिल में सूखापन और गर्मी महसूस की और उसके शरीर में रक्त प्रवाह तेज हो जाने के कारण उसकी कमर में हल्की हलचल हुई। लेकिन उसने जल्दी ही इस उत्तेजना को दबा लिया और अपने मन को फिर से संभाल लिया। हालांकि ये युवतियां तुरंत गायब नहीं हुई। इसके बजाय वे खुश नहीं थे और अपने कपड़े उठाते समय मुंह बना रहे थे। यहाँ तक कि उनका गुस्सा भी आकर्षक था क्योंकि वे लिन मिंग से दूर जाते समय अपने नितंबों को आगे पीछे हिला रहे थे। उनके जाते ही माहौल फिर बदल गया। इस बार यह एक गर्म और अंतरंग शयन कक्ष था। एक दीवार के सहारे महोगनी का बिस्तर रखा हुआ था। बिस्तर पर एक महिला बैठी थी जिसने लाल रंग की सूती जैकेट और पंखों वाला लबादा पहना हुआ था। उसके बालों में एक जेड पिन लगी थी जिसका आकार फूल जैसा था। यह महिला लगभग 25 वर्ष की थी। वहां बैठे हुए भी वह एक सुंदर आभा और स्वभाव प्रदर्शित करती थी। जैसा उसे याद था, उसका रूप रंग उससे बदल गया था। हालांकि वह अधिक परिपक्व और मोहक आकर्षण वाली थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से लैन यून्युए थी। लैन यून्युए। लिन मिंग मन ही मन चौंक गया। क्या ये 10 साल बाद की लैन यून्युए थी? ठीक से व्यवहार करो, रो मत। लैन यून्युए ने बिस्तर पर लेटे 2 साल के 2 बच्चों के लिए धीरे से एक मधुर नर्सरी गीत गुनगुनाया। ये बच्चे जुड़वा बच्चों की जोड़ी थे। इन शिशुओं की विशेषताएं भी कुछ हद तक लिन मिंग के समान थीं। जैसे कि उन्हें पता था कि लिन मिंग देख रहा है, दोनों शिशुओं ने अपनी बड़ी और सुंदर आंखें खोली और मासूमियत से उसे देखकर मुस्कुराए। मासूम बच्चों की चीखें लिन मिंग के कानों में गूंज उठी और सीधे उसके स्तब्ध दिल में उतर गईं। लैन यून्युए ने भी लिन मिंग को देखकर मुस्कुराए। उसके नाजुक लाल होंठ थोड़े से खुले और उसने कहा, लिन मिंग डार्लिंग, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। इस समय लैन यून्यू और जुड़वा बच्चों के मीठे मुस्कुराते चेहरों को देखकर लिन मिंग का मार्शल आर्ट का दिल हिल गया। एक पत्नी, बच्चे और एक समृद्ध और सुखद घर। क्या उसने कभी अपने लिए ऐसे जीवन की कामना नहीं की थी?
अब जब वह इसे प्राप्त कर चुका था तो वह रुक सकता था। जैसे ही यह विचार अचानक मन में आया, लिन मिंग जाग गया। उसने अपनी जीभ की नोक को जोर से काटा और दर्द को अपने मन पर हावी होने दिया। परिवेश बदल गया और लैन यून्युए और बच्चे गायब हो गए। खाली अंधेरे को देखते हुए लिन मिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। वह लगभग खुद को खो चुका था। सपने के बारे में सोचते हुए लिन मिंग ने राहत की सांस ली। सब कुछ, ये सब और वह सब अतीत में था। शायद एक बार उसके दिल में ऐसी इच्छाएं रही होंगी, लेकिन वे विचार अतीत की बात थीं। पिछले, उसके पीछे से एक अलौकिक और हल्की सी पहचानी जाने वाली आवाज सुनाई दी। लिन मिंग ने पलटकर देखा। वहां एक महिला आकर्षक चियोंगसम पहने खड़ी थी। वह अपने हाथ में एक साधारण लंबी तलवार पकड़े हुए थी, जिसमें वह एक दबंग और शक्तिशाली भाव लिए हुए थी, तथा उसका रूप बहादुर और वीर था, जो उसके स्वर्ग प्रदत्त सौंदर्य को और निखार रहा था। किन जिंगक्सुआन, लिन मिंग हैरान रह गया। यह महिला स्पष्ट रूप से किन शिंगशुआन थी और उम्र में थोड़ी ही बड़ी थी, लगभग 20 वर्ष। चूंकि यह अतीत की बात है, तो क्यों ना आप मेरे साथ मिलकर खेती करें। हम मार्शल आर्ट की दुनिया का अन्वेषण कर सकते हैं। साथ मिलकर कैसा रहेगा। जैसे ही उसने ये कहा, किन शिंगक्सुआन के कपड़े धागों में बदल गए और गायब हो गए, जिससे उसका सबसे उत्तम और सुंदर शरीर सामने आ गया, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लिन मिंग को ये सब कुछ समझ में आ गया और उसकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं और उसका दिल लगभग रुक गया। वह धीरे धीरे लिन मिंग की ओर चली। जैसे ही नारीत्व का ये सुंदर और असंभव रूप से उत्कृष्ट उदाहरण उसके सामने खड़ा हुआ, ये छवि अविस्मरणीय रूप से उसके मन में अंकित हो गई और उसने महसूस किया कि उसके आकाश में उसकी इच्छा की मीनार हिल रही है। उसकी सांसें उथली हो गईं और खून उसके सिर में चढ़ने लगा। आखिरकार, जब बात पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों की आती है, तो लिन मिंग अभी भी एक युवा लड़का था। किन शिंगक्सुआन ने लिन मिंग को अपनी बाहों में भर लिया। वह एक गर्म और सुगंधित जैद की तरह थी जो उसे घेरे हुए थी, और उसके कुंवारी शरीर की नाजुक खुशबू उसके नथुने में घुस गई और लिन मिंग के दिल पर एक मजबूत प्रभाव छोड़ गई। मंगड़ंद माया। लिन मिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल में सच्चे आदिम अराजकता फॉर्मूले को घुमाना शुरू कर दिया। वह अपनी तेजी से भागती हुई समझदारी को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। लिन मिंग, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? यह आवाज बसंत की बारिश की तरह कोमल और मुलायम थी। लिन मिंग की पलकें झपक गईं, लेकिन वह पहले की तरह अविचल रहा। आह! एक हल्की आह भरते हुए उसने लिन मिंग को जाने दिया। किन शिंगक्सुआन खड़ी हो गई, उसके चेहरे पर छिपी कड़वाहट साफ झलक रही थी, और वह धीरे धीरे चली गई। उसके सामने का दृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगा और दुनिया में शांति लौट आई। अंततः तीसरी बाधा पार हो गई। लिन मिंग ने गहरी सांस ली। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था और उसकी हथेलियां अभी भी पसीने से गीली थीं। ये तीसरा परीक्षण सचमुच भयंकर था। यह मार्शल आर्ट के प्रति उनके हृदय में छिपे नैतिक दोष को खोजने और उजागर करने में सफल रहा था। ऐसा लगता है कि वह बहुत भोला था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो किसी न किसी कमजोरी से रहित न हो। इस लड़के ने बाधा पार कर ली है। यह कोई छोटा समय नहीं था, इसमें लगभग आधी अगरबत्ती के बराबर समय लगा। एक बूढ़े आदमी ने अपनी तरफ देखा जहां एक धूपबत्ती रखी थी। उसमें रखी धूपबत्ती की एक बत्ती आधी से अधिक जल चुकी थी। ये लड़का लिंग सेन से अलग है। लिंग सेन के परीक्षण में उसने केवल समय की कुछ सांसों का उपयोग किया था, लेकिन इस लड़के ने आधी अगरबत्ती का उपयोग किया था। उसका दिल शायद उस लड़की से भर गया था जो उसे पसंद थी। हालांकि अभी की स्थिति के अनुसार वह संभवतः लिंग सेन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। ये कहते हुए बूढ़ा आदमी अर्थपूर्ण ढंग से हा हा कहकर मुस्कुराया। हे, प्राचीन काल से ही वीर नायक सुंदर स्त्रियों से प्रेम करते आए हैं। ये सामान्य है। मुझे जोश से भरे गर्म खून वाले लड़के का ये सामान्य हिस्सा पसंद है। उस युवा साथी लिंग सेन ने मुझे अभिभूत कर दिया। उसे देखकर मुझे केवल ठंडा और असहज महसूस हुआ। पीढ़ियों के अंतर के कारण कई बुजुर्ग आपस में चिढ़ाते थे। किन शिंगक्सुआन बातचीत से भटक गई थी और शांति से वहीं बैठी थी जबकि वह लिन मिंग को देख रही थी। उसके दिल में अचानक एक अजीब विचार आया। लिन मिंग के सपने में जो लड़की दिखाई दी थी वह वास्तव में कौन थी? चौथा परीक्षण। लिन मिंग नरक की गहराई में गिर गया था। चारों ओर अंधेरा और धुंधलापन था। लिन मिंग कमर तक खून के गहरे लाल रंग के तालाब में डूबा हुआ था। सफेद खोपड़ियां रक्त के समुद्र से निकले पहाड़ों की तरह ऊंची ऊंची खड़ी थीं। भूतों और अंतहीन शैतानों की भारी तीखी चीखें, जो आकाश को ढक रही थीं, लिन मिंग की ओर दौड़ीं। 10,000 भूत मुझे रोकना चाहते हैं। लिन मिंग ने उपहास किया और अराजक गुणों का मुकाबला करने वाले मेरिडियन को घुमाया। उसका पूरा शरीर एक चमकदार सुनहरे प्रकाश से चमकने लगा और एक अत्यंत शुद्ध सच्चा सार बाहर की ओर उत्सर्जित होने लगा। अराजक सद्गुण लड़ाकू मेरिडियन की उत्पत्ति देवताओं के दायरे में पाए जाने वाले शारीरिक परिवर्तन मैनुअल से हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण युद्ध देवता बुद्ध ने किया था और यह शुद्धतम प्रकाश और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता था। ये सभी बुराइयों को भेद सकता था, सभी भ्रमों को चकनाचूर कर सकता था और हृदय के भीतर के सभी राक्षसों को काट सकता था। लिन मिंग ने इन भूतों और राक्षसों की उपेक्षा की और अराजक गुणों का मुकाबला करने वाले मेरिडियन को अपनी सीमा तक घुमाना जारी रखा।
मेरा हृदय शांत है, 10,000 बुराइयां भी मुझे नहीं तोड़ सकती। चमकदार सुनहरा प्रकाश निकला और उसके स्पर्श से सभी दुष्ट भूत प्रेत और शैतान राख में बदल गए। लानत है, सब खत्म हो गया। स्वप्नलोक की 5 परीक्षाओं में पहली परीक्षा साहस की, दूसरी परीक्षा मनोबल की, तीसरी परीक्षा प्रलोभन की, चौथी परीक्षा आंतरिक शैतान की तथा 5वीं परीक्षा इच्छाशक्ति की होती है। पहले 2 परीक्षण काफी सरल थे। अंतिम 3 अलग स्तर पर थे, उनका स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न था। लिंगसेन चौथे परीक्षण में फंस गया था, जो उसके दिल में मौजूद राक्षसों की परीक्षा ले रहा था। शायद यह लिंगसेन की रिक्त पिपासुता के कारण था, लेकिन उसके दिल में मौजूद राक्षस उसके लिए एक भयानक कठिन परीक्षा थे। इसलिए उसने उस रक्त सागर में आधे अगरबत्ती के बराबर समय तक वध किया था, और उसके बाद ही उसने अपने भीतर के राक्षसों को मुश्किल से काटा था। ये लिन मिंग, क्या इसके दिल में एक भी आंतरिक राक्षस नहीं है? उसका दिल और दिमाग शुद्ध है। ये सचमुच दुर्लभ है। पहले 4 परीक्षणों को मिलाकर केवल आधा अगरबत्ती समय ही बीता है। एक बूढ़े आदमी ने ईमानदारी से कहा, यह एक अच्छा पौधा है। कौमा, जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक अभ्यर्थी असफल होकर झील के किनारे वापस आ गए। पहला और दूसरा परीक्षण आसान था, लेकिन तीसरे परीक्षण से बाहर निकाले जाने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और जेड मंच चमकदार रोशनी से जगमगा उठा। लैन यून्युए दूर से लिन मिंग पर ध्यान दे रही थी। लिन मिंग हमेशा शांत नहीं रहता था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी और अन्य उम्मीदवारों की तरह नहीं थी, जिनके चेहरे भयंकर लड़ाई वाले थे, चेहरे बुरी तरह विकृत थे, या जो हड्डी की तरह सफेद थे। इस समय लैन यून्युए को ऐसा लग रहा था कि वह पहचान नहीं पा रही थी। वह किसी तरह जानती थी कि लिन मिंग गुजर चुका है, उसने सपनों के दायरे की परीक्षाएं पार कर ली हैं और अंत से पहले आखिरी कदम पर है। स्वप्न का अंतिम परीक्षण। लिन मिंग अभी भी नरक से बाहर नहीं निकला था। वह अभी भी बहते हुए गाढ़े खून में भीगा हुआ था, लेकिन अचानक खून का सागर उबलने लगा और वह बहुत गर्म हो गया। तापमान अचानक बढ़ गया था। रक्तिम समुद्र एक गहरे क्रोध से उबल रहा था। प्रत्येक बुदबुदाता झरोखा फूटने पर हवा में रक्त की धार बहने लगी। ऐसा लग रहा था मानो रक्त सागर बहते लावा की झील में बदल गया हो। लिन मिंग अपने शरीर में उमड़ते दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो उसे खून के इस समुद्र में जिंदा उबाला जा रहा हो। यद्यपि वह जानता था कि यह महज एक भ्रम था, इस प्रकार का दर्द अतुलनीय था। यह एक ऐसा कष्टदायक दुख था जिसके कारण वह लगभग मृत्यु की कामना करने लगा था ताकि उसका दुख समाप्त हो जाए। पहले 4 परीक्षण भ्रमपूर्ण थे, लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि 5वां परीक्षण वास्तविक पीड़ा होगी। लिन मिंग ने अपने दांत भींच लिए और अपनी चेतना को बचाने की कोशिश करने लगा। जब उसने अपने दर्द को कम करने के लिए केवल थोड़ी सी मात्रा में लोहे के धागे वाली घास के साथ अभ्यास किया था, या जब उसने आत्मा के टुकड़े के साथ विलय की पीड़ादायक आत्मा को चीर देने वाली पीड़ा को सहन किया था, तो उसने दर्द को अपने कंधों पर उठा लिया था। खून का यह उबलता समुद्र उसके लिए एक हल्की गर्मी के दिन के अलावा और कुछ नहीं था। जैसे ही लिन मिंग ने यह सोचा, रक्त सागर अचानक प्रज्वलित हो गया। नारकीय नरक में काली लपटों का दहन आकाश की ओर बढ़ रहा था। लपटें लिन मिंग की ओर बढ़ीं। लिन मिंग स्पष्ट रूप से अपने ऊपर दबाव डाल रही गर्म दबाव की लहरों को महसूस कर सकता था। आग की इस बाढ़ को देखकर एक औसत व्यक्ति का आवेग पुनर्तः भयभीत हो जाता। लिन मिंग ने अचानक एक भयंकर चीख मारी। मेरी मार्शल आर्ट की राह आग की ओर पतंगे की तरह है। क्या आप चाहते हैं कि मैं 10,000 लपटों के सागर में राख हो जाऊं? मैं इससे अधिक कुछ नहीं चाह सकता। आग की लपटों ने लिन मिंग को निगल लिया। अगले ही क्षण सब कुछ शून्य हो गया, संसार शून्य हो गया। लिन मिंग खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। वह जेड मंच पर लौट आया था। उसके चारों ओर लड़के और लड़कियां थे जो दर्द से कराह रहे थे या उनका रंग उड़ चुका था। लिन मिंग को अचानक आंखें खोलकर खड़ा देखकर मुई चौंक गई। उसने धूपबत्ती की ओर देखा। उस धूपबत्ती में अभी भी थोड़ी सी धूप बची हुई थी। फ्रॉस्टी लिंग का रिकॉर्ड टूट गया था। किन शिंगक्सुआन भी अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित था। वह पहले भी इस स्वप्नलोक की 5 परीक्षाओं का अनुभव कर चुकी थी और जानती थी कि वे कितनी भयंकर और शक्तिशाली थीं। यद्यपि छठी कक्षा में उसकी प्रतिभा स्काई फॉर्चून किंगडम में अभूतपूर्व थी, लेकिन स्वप्नलोक की परीक्षाओं को पार करने में प्रतिभा से कोई खास मदद नहीं मिली। किन शिंगक्सुआन ने आधे घंटे से भी कम समय का उपयोग किया था, लेकिन लिन मिंग ने जागने से पहले एक अगरबत्ती से भी कम समय का उपयोग किया था। कोई भी सोचेगा कि इस पर विश्वास करना बिल्कुल असंभव है। असाधारण, असाधारण। ये पहली बार है जब मैंने किसी को मार्शल आर्ट के प्रति इतना समर्पित देखा है। हाँ, स्ट्रेंथ ट्रायल में उसका स्कोर क्या था? एक बूढ़े आदमी ने उस खूबसूरत महिला सुपरवाइजर से पूछा जो उस समय वहां की प्रभारी थी। 2700 जिन्स। लिन मिंग ने शक्ति परीक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सुंदर महिला पर्यवेक्षक को निश्चितता के साथ याद आया। ओह, बूढ़ा आदमी भावुक हो गया और उसने उत्सुकता से पूछा, उसकी प्रतिभा क्या है? बूढ़े आदमी की बात सुनकर महिला पर्यवेक्षक के जवाब देने से पहले ही मुई ने कह दिया था, ग्रेड 3 मध्यम। केवल कक्षा 3। एकमात्र आदमी आश्चर्यचकित था और वह निराशा में कांपने लगा और आह भरकर बोला, कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है। ग्रेड 3 की प्रतिभा बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन यह 7 गहन मार्शल हाउस की प्रतिभाओं से कमतर थी। हालांकि मुई ने कहा, कभी कभी प्रतिभा ही सब कुछ नहीं होती।
बस आप इंतजार करें और देखें कि लिनमिंग इंसानों के बीच एक ड्रैगन है। मुई ने ये बात विश्वास के साथ कही। जब उसने पहली बार लिनमिंग की प्रतिभा का मूल्यांकन देखा था तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ था और उसने सोचा था कि इसमें किसी प्रकार की गलती हुई है। लेकिन वह जानता था कि लिनमिंग ने पहले ही एक महान उपलब्धि हासिल कर ली है जिसे कई लोग अपने पूरे जीवन में हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। चूंकि उस रहस्यमयी बुजुर्ग ने लिनमिंग को चुना था तो लिनमिंग में अवश्य ही असाधारण प्रतिभाएं होंगी जिन्हें वह नहीं देख पाया होगा। यद्यपि मुई ने आत्मविश्वास के साथ बात की लेकिन दूसरे व्यक्ति ने केवल अपना सिर हिलाया। एक मार्शल कलाकार के भविष्य में प्रतिभा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं महत्वपूर्ण होती है। यह उनकी भावी उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण था। तीसरी श्रेणी की मध्यम प्रतिभा के साथ यदि इस लड़के को भारी वित्तीय सहायता भी मिल जाती तो भी वह केवल पल्स कंडेंसेशन स्टेज पर ही अटक जाता। जैसे ही लिनमिंग मंच से बाहर गए, लैन यून्युए जो दूर से लिनमिंग को देख रही थी, उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं। वह लंबे समय से जानती थी कि लिनमिंग की इच्छाशक्ति दृढ़ और स्थिर है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह सपनों की परीक्षाओं को इतनी जल्दी पार कर लेगा। वह अब ये भी जानती थी कि लिनमिंग के लिए मार्शल आर्ट का रास्ता छोड़ना असंभव था। उसका अपना दृढ़ संकल्प उच्चतम सीमा तक पहुंच गया था। लिनमिंग के जेड प्लेटफॉर्म से चले जाने के बाद उन्हें विश्राम कक्ष में ले जाया गया, जहां से बाद में उन्हें अंतिम परीक्षण उत्कृष्ट पैगोडा में ले जाया गया। 7 खजाने उत्कृष्ट पैगोडा का निर्माण 7 गहन घाटियों के स्वामी द्वारा किया गया था। इसे बनाने में उपयोग की गई रहस्यमयी और अज्ञात सामग्रियां स्काई फॉर्चून किंगडम की सीमाओं से परे से आई थीं, और इसमें से छनकर आने वाली रोशनी इसे दिन के उजाले में पारदर्शी रत्नों की तरह चमका देती थी। उत्कृष्ट पैगोडा में कुल 7 मंजिलें थीं। प्रत्येक पर सूक्ष्म एवं सावधानीपूर्वक संरचनाएं उत्कीर्ण की गई थीं। ये एक जादुई सरणी थी। हालांकि यह जादुई सरणी जेड प्लेटफॉर्म पर मौजूद सरणी से अलग थी। जेड प्लेटफॉर्म की संरचना केवल एक भ्रमात्मक संरचना थी जो हानिरहित स्वप्नों को जन्म देती थी, लेकिन इस अति सुंदर पैगोडा की जादुई संरचना जानलेवा थी। संहारक व्यूह संहार करने के लिए भ्रम का उपयोग करने में सक्षम था। जो लोग भ्रम में फंसकर मर गए, वे सचमुच मर जाएंगे। बेशक एक्सक्विजिट पैगोडा का उपयोग केवल प्रवेश परीक्षा के लिए किया जाता था, इसलिए अंदर मृत्यु होना वास्तविक नहीं था। इसके बजाय जो पराजित हो जाते थे उन्हें केवल जादू की व्यूह रचना से बाहर निकाल दिया जाता था। उत्कृष्ट पैगोडा के अंदर कोई भी दुर्लभ हथियार या कवच का उपयोग नहीं कर सकेगा। वे केवल साधारण हथियारों का ही उपयोग कर सकेंगे। परीक्षण व्यक्ति की स्वयं की योग्यता पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, जेड स्टेज पर उम्मीदवारों की संख्या कम होने लगी। प्रत्येक चमकती रोशनी का मतलब था कि दूसरा उम्मीदवार असफल हो गया है। जिन 100 लोगों ने शुरुआत की थी, उनमें से 60 या 70% लोग पहले ही बाहर हो चुके थे, जिनमें शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में मौजूद लोग भी शामिल थे। जब उसे स्वप्नलोक से बाहर निकाला गया तो तीसरे चरण के मार्शल कलाकार ने अपने कंधे झुका लिए और वह उदास दिखाई दिया। यह उनका 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस प्रवेश परीक्षा में भाग लेने का तीसरा अवसर था, और उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस बार वे हार जाएंगे। वह पहले से ही 18 वर्ष का था। यह उसका आखिरी और अंतिम अवसर था। आधे घंटे से भी कम समय बीतने के बाद जेड स्टेज पर मौजूद दूसरे व्यक्ति ने अंततः अपनी आंखें खोली। उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस छोड़ी और पीला चेहरा और कांपते पैरों के साथ वह खड़ा हो गया। उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। ये व्यक्ति उच्च चतुर्थ श्रेणी प्रतिभा वाला व्यक्ति था, वांग यानफेंग। खड़े होने के बाद वह उस लंबे और बलिष्ठ युवक और लिनमिंग की ओर देखने लगा, जिसने शक्ति परीक्षण के दौरान उसका ध्यान अपनी ओर खींचा था। हालांकि उसने केवल पीड़ित हटे कट्टे युवक को देखा, लिनमिंग को नहीं देखा। वांग यानफेंग के होठों पर गर्व और खुशी भरी मुस्कान उभर आई। हालांकि जब कर्मचारी उन्हें लाउंज में ले गए तो उन्होंने देखा कि लिनमिंग पहले से ही अंदर थे और चुपचाप ध्यान कर रहे थे। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने सोचा था कि लिनमिंग को पहले ही बाहर कर दिया गया था, और उसने ये नहीं सोचा था कि लिनमिंग संभवतः ड्रीम ट्रायल को पहले पास कर सकती है। यह आदमी, वांग यानफेंग को अपने दिल में गहरा संकट महसूस हुआ। बिना आराम किए वह लाउंज से बाहर निकल गया और अपने साथियों को ढूंढने लगा। उसने फुसफुसाकर उनसे कहा, देखो इस आदमी में कितनी प्रतिभा है। लिनमिंग ने वांग यानफेंग की उसके प्रति शत्रुता को देखा, लेकिन यह सामान्य बात थी। प्रत्येक अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा में था, तथा प्रथम स्थान पाने वाले को ही पुरस्कार दिया गया। धीरे धीरे लाउंज में लोगों की संख्या बढ़ती गई और दूसरा परीक्षण अपने समापन पर पहुंच गया। अंत में दूसरे परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से केवल 92 ही बचे। लगभग 90% का सफाया हो चुका था। जो अभ्यर्थी ड्रीम ट्रायल में बमुश्किल सफल हो पाते थे, उन्हें आराम करने का समय नहीं दिया जाता था। अंतिम ट्रायल तुरंत शुरू हो जाता था। यदि वे इस अंतिम परीक्षण में सफल हो गए तो वे 7 गहन मार्शल हाउस के शिष्य बन जाएंगे। यदि वे असफल हो गए तो उनके सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। तीसरा परीक्षण अति सुंदर पैगोडा। भीड़ में एक तेज और जोरदार आवाज गूंजी। इस बार परीक्षण का पर्यवेक्षक एक लंबा, पतला, मध्यम आयु का व्यक्ति था। यद्यपि वह देखने में साधारण था, परंतु उसका शरीर इतना प्रभावशाली था कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं।
लिन मिन को केवल एक नज़र देखने की जरूरत थी ये बताने के लिए कि यह व्यक्ति एक मास्टर था, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो हाउटियन चरण में था। लिन मिन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में आने से पहले उन्होंने ऐसे बहुत से मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखे थे जो शारीरिक परिवर्तन के छठे चरण पल्स कंडेंसेशन पीरियड में थे, लेकिन अब तक वह कम से कम 5 या 6 हावाइयन गुरुओं को देख चुका था। हालांकि यह भी सामान्य बात थी। स्काई फॉर्चून किंगडम में हाउटियन मास्टर आमतौर पर इंपीरियल पैलेस या यहां तक कि मार्शल क्वार्टर में भी नहीं पाए जाते थे। इसके बजाय वे 7 गहन मार्शल हाउस में होंगे। यहाँ अधिकांश हाउटियन गुरु स्काई फॉर्चून किंगडम से परे से आए थे, उनमें से अधिकांश 7 गहन घाटियों के शिष्य थे। मेरे पीछे आओ, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा और फिर मुड़कर चला गया। शेष 92 उम्मीदवार उनके पीछे चले गए। कुछ दर्शक भी उसके पीछे चले गए। हर कोई दूसरा और तीसरा परीक्षण नहीं देख सका। ये लोग या तो कुलीन थे या फिर 7 प्रमुख मार्शल हाउस के छात्र थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की चाल धीमी लग रही थी, लेकिन गति दौड़ने जैसी थी। उम्मीदवारों को आगे बने रहने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। भोजन समाप्त करने में लगने वाले समय के बराबर समय के बाद वे जो पर्वत की एक घाटी में पहुंचे। इस घाटी में एक बड़ी और भव्य इमारत थी। भवन के प्रवेश पट्टिका पर एक बड़े ब्रश से 4 सुलेख अक्षर लिखे हुए थे, 7 गहन मार्शल मंडप। जैसे ही वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने 200 फीट ऊंची एक इमारत देखी। ये 7 खजानों वाला उत्कृष्ट शिवालय था। वाकई बहुत ऊंचा। प्रवेश करते ही लिन मिन का पहला विचार यही था। उसने पहले कभी इतनी ऊंची इमारत नहीं देखी थी। इसमें 7 मंजिलें थीं और प्रत्येक मंजिल लगभग 30 फुट ऊंची थी। एक मंजिल की छत तक पहुंचने के लिए कई लोगों को एक दूसरे के कंधों पर खड़े होना पड़ता था। ग्रीन मलबेरी सिटी का सबसे भव्य मंदिर इस 7 खजानों वाले उत्कृष्ट शिवालय की केवल एक मंजिल के बराबर ही हो सकता है। अब आप अंदर जा सकते हैं। कोई सीमा नहीं है। जब तक आप पहली मंजिल पार कर लेते हैं, आप योग्य हो जाते हैं। दूसरी मंजिल अच्छी है और तीसरी मंजिल उत्कृष्ट है। चौथी मंजिल प्रतिभाशाली लोगों के लिए है। जहां तक 5वीं मंजिल की बात है, हे, अधेड़ उम्र का आदमी चालाकी से मुस्कुराया और उत्सुक भीड़ को अपने शब्द पर अड़ा रहने दिया। यह सरासर असंभव है। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बातें सुनकर कुछ युवकों को यकीन नहीं हुआ। वांग यानफेंग ने इन युवकों को देखा और उपहास किया। ये कैसा बेवकूफों का समूह है। मानो अति सुंदर पगोडा इतना सादा होगा। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस प्रवेश परीक्षा में 3 परीक्षण थे। पहले परीक्षण में नींव का परीक्षण किया गया, दूसरे परीक्षण में एक मार्शल कलाकार के दिल का परीक्षण किया गया और तीसरा दौर सबसे महत्वपूर्ण था। ये युद्ध कौशल और प्रतिभा की डिग्री का एक व्यवहारिक परीक्षण था। इन प्रतिभाशाली लोगों की तुलना जब उनके समकालीनों से की जाती है तो उनमें युद्ध शक्ति का स्तर भिन्न भिन्न होता है। अति सुंदर शिवालय में एक हत्यारी व्यूह रचना थी। अंदर मौजूद दुश्मन अलग अलग स्तर की ताकत के साथ आए थे। जादुई व्यूह में व्यक्ति की हड्डियों की आयु के आधार पर यह निर्धारित किया जाता था कि उसे किस शत्रु का सामना करना होगा। अस्थि आयु जितनी अधिक होगी, प्रतिद्वंद्वी उतना ही कठिन होगा। इस वजह से केवल एक ही व्यक्ति 5वीं मंजिल तक पहुंच पाया था। ये व्यक्ति स्वर्गीय निवास का बड़ा वरिष्ठ भाई लिंगसेन नहीं था, बल्कि वह लड़की थी जो कोमल जल की तरह लग रही थी, किन जिंगक्सुआन। 6ठी कक्षा की प्रतिभा, यह कोई मजाक नहीं था। कई लोग किन शिंगक्सुआन की साधना के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वांग यानफेंग को पता था। वह शरीर साधना के चौथे चरण के शिखर पर थी। वह साधना में लिंगसेन के समान थी, लेकिन वह उससे 5 साल छोटी थी। हालांकि वांग यानफेंग एक घमंडी आदमी था, लेकिन वह इतना घमंडी नहीं था कि वह ये सोचे कि वह किन जिंगक्सुआन की बराबरी कर सकता है। वह चौथी मंजिल से संतुष्ट हो जाएगा। इस 7 खजानों वाले अति सुंदर शिवालय को देखकर वांग यानफेंग के हृदय में अत्यधिक प्रबल लड़ाकू भावना उमड़ पड़ी। उसके लिए परीक्षा की पहली और दूसरी परीक्षाएं खाली रही थी और वह अपनी असली ताकत दिखाने में असमर्थ था, इसलिए वे शक्तिशाली भावनाएं कहीं नहीं जा सकी। लेकिन यह तीसरी परीक्षा सच्ची लड़ाई का एक माप थी। इसमें शक्ति, कौशल, चपलता और युद्ध कौशल सभी शामिल थे। वांग यानफेंग को अपने आप पर पूरा भरोसा था। वह अपनी एक ही शानदार उपलब्धि से दुनिया को आश्चर्यचकित कर देगा और तीसरे परीक्षण में रातों रात सनसनी बन जाएगा। मैं जाना, मुकदमे की कठिनाई आपकी उम्र से तय होगी। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया, 7 खजानों वाले अति सुंदर शिवालय का द्वार खुल गया। मेहराबदार प्रवेश द्वार के पार अंदर से एक शानदार रोशनी चमक रही थी। लिन मिंग ने गहरी सांस ली और धीरे से अंदर कदम रखा। इस समय किन शिंगक्सुआन आ गया था और दृश्य देख रहा था। उसने लिन मिंग को दूर से लुप्त होते देखा और अपनी नजर उस पर गड़ाए रखी जब वह 7 रंगों वाले गेट के पीछे से गायब हो गया। हाँ, जिंगसुआन, आप लिन मिंग के बारे में बहुत चिंतित हैं। अपनी शिक्षिका द्वारा अचानक पूछे गए इस प्रश्न पर किन शिंगक्सुआन ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उन्होंने कहा, जिंगक्सुआन, लिन मिंग की शिलालेख तकनीक और उपलब्धियों के सामने टिक नहीं सकता। लेकिन अगर हम अपनी लड़ने की क्षमता की तुलना करें तो जिंगक्सुआन थोड़ा आश्वस्त है। लड़ने की ताकत के मामले में लिन मिंग वास्तव में आपसे कमतर है। जिंगसुआन, आपको क्या लगता है लिन मिंग किस मंजिल तक पहुंचेगा? यह
ठीक है, सामान्य ज्ञान के अनुसार शरीर परिवर्तन के दूसरे चरण में एक 15 वर्षीय व्यक्ति के लिए पहले से ही बहुत कठिन समय होगा। लेकिन लिन मिंग की ताकत औसत से कहीं ज्यादा है। मुझे लगता है कि उसके तीसरी मंजिल तक पहुंचने की संभावना है। किन शिंगशुआन ने सोचा कि यह पहले से ही उसका बहुत उच्च मूल्यांकन था। यदि लिन मिंग तीसरे स्तर तक पहुंचना चाहता था तो उसे कम से कम शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण तक साधना करने की आवश्यकता थी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लिन मिंग हमें एक सुखद आश्चर्य देने में सक्षम हो सकता है। जैसा कि मुई और किन जिंगक्सुआन बात कर रहे थे, घाटी के एक अस्पष्ट कोने में लैन यून्युए भी दूर से लिन मिंग की लुप्त होती पीठ को देख रही थी और उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं। 7 गहन मार्शल हाउस के शिष्य के रूप में लैन यून्युए को घाटी में प्रवेश करने और प्रवेश परीक्षा का निरीक्षण करने का अधिकार था। ये परीक्षा का अंतिम प्रयास था। जब तक कोई पास हो जाता, वे 7 गहन मार्शल हाउस के आधिकारिक शिष्य बन जाते। लिन मिंग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह संभवतः अति सुंदर पैगोडा की पहली मंजिल से गुजरेगा। उसने सोचा भी नहीं था कि केवल आधे साल के बाद लिन मिंग में इतनी आश्चर्यजनक वृद्धि होगी। अगर उसे मार्शल हाउस में लिन मिंग के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करना पड़ा तो लैन यूनुए को नहीं पता था कि उसके दिल में इसके बारे में कैसा महसूस होगा। इस समय लिन मिंग दूसरों के विचारों को नहीं पढ़ सकता था जो उसके बारे में सोच रहे थे। वह पहले ही हत्याकांड के केंद्र में पहुंच चुका था। जैसे ही वह अति सुंदर पैगोडा में दाखिल हुआ, अन्य अभ्यर्थी उसकी दृष्टि से ओझल हो गए और केवल वह ही बचा रह गया। वह काले रंग में धुंधले एक अंधेरे संसार में प्रकट हुआ। रात का आकाश तारों से भरा हुआ था और उसके पैरों के नीचे की जमीन कठोर काली चट्टान थी। उसके सामने कुछ ही दूरी पर एक छायादार धूसर धुंध धीरे धीरे वास्तविकता में तब्दील हो गई। वह एक लंबी लाठी पकड़े योद्धा बन गया। ये दुश्मन है। लिन मिंग ने अनुमान लगाया कि इस छाया योद्धा की साधना शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के आरंभिक चरण के आसपास थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने कुछ देर पहले कहा था कि दुश्मन की ताकत उसकी अपनी उम्र से तय होती है। लिन मिंग 15 साल और 8 महीने का था। शत्रु की साधना द्वितीय चरण की शुरुआत थी। उन पुराने उम्मीदवारों को स्वाभाविक रूप से उन शत्रुओं का सामना करना पड़ता था जिनकी ताकत अधिक होती थी। एक 15 वर्षीय युवक के लिए ऐसा लग रहा था कि उसे उत्तीर्ण होने के लिए शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में किसी को हराना होगा। लिन मिंग ने अब अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसका लचीला शरीर एक क्रूर और शक्तिशाली तेंदुए की तरह आगे बढ़ा। सच्चा आदिम अराजकता फॉर्मूला उसके अंदर घूमता था और सच्चा सार उसकी मांसपेशियों में जमा होता था। पहला वार जानलेवा होगा। अभी कई मंजिलें पार करनी थीं। लिन मिंग अपनी ऊर्जा और सहनशक्ति बर्बाद नहीं कर सकता था। उसे एक ही छलांग में शीर्ष पर पहुंचना था और प्रथम स्थान का इनाम लेना था क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन में रोपिल। लिन मिंग को अपनी ओर उड़ते देख छाया योद्धा ने उसे रोकने के लिए अपना डंडा उठाया, लेकिन लिन मिंग बहुत तेज था और इससे पहले कि छड़ी उसकी छाती तक उठाई जाती, एक कठोर मूर्ति पहले ही उसकी छाती पर अपना निशान बना चुकी थी। पेंग, छाया योद्धा की छाती धंस गई और उसने खून थूका और फिर वह मर गया। लिन मिंग आसानी से पहली मंजिल पार कर गया। यह स्वाभाविक था क्योंकि लिन मिंग की ताकत उसी साधना से कहीं अधिक थी। दूसरी मंजिल पर यह अभी भी पहले की तरह एक काली जगह थी, लेकिन इस बार एक क्रूर जानवर लिन मिंग के सामने खड़ा था। एक प्रथम स्तर का क्रूर जानवर, प्रथम स्तर का क्रूर पशु, शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में एक मार्शल कलाकार के समतुल्य था। यह जानवर एक सींग वाला गैंडा था। प्रथम स्तर के क्रूर जानवर के रूप में इसकी ताकत अपेक्षाकृत कम थी। यह लगभग द्वितीय स्तर के मार्शल कलाकार के बराबर ही मजबूत था। यद्यपि इसकी ताकत सामान्य थी, लेकिन इसकी मजबूत खाल के कारण इसकी रक्षात्मक क्षमता बेहतर थी। भले ही एक मार्शल कलाकार ताकत और साधना में इससे बहुत आगे निकल गया हो, फिर भी उसे इसे हराने के लिए कुछ प्रयास करना होगा। लिन मिंग को कई बाधाओं को पार करना था और वह अपनी सहनशक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका हाथ घूमा और उसकी हथेली में एक ठंडा हड्डियां काटने वाला चाकू दिखाई दिया। लिन मिंग के दिमाग में एक सींग वाले गैंडे की रक्तवाहिकाएं और शरीर संरचना उभरी तथा उसकी प्रत्येक कमजोरी दिन के उजाले की तरह स्पष्ट हो गई। लिन मिंग की खूबी यह थी कि वह क्रूर जानवरों की कमजोरियों से परिचित था। एक सींग वाला गैंडा अचानक दहाड़ा और लिन मिंग की ओर बढ़ा। यद्यपि यह एक भ्रमपूर्ण क्षेत्र था, लिन मिंग ने जमीन में गड़गड़ाहट जैसा कंपन महसूस किया। भ्रमकारी व्यूहरचना मारक व्यूहरचना के समान नहीं थी। भ्रमजाल में भ्रमों में आपको मारने की शक्ति नहीं होती, वे आपको भय का अनुभव भी करा सकते हैं। जब तक आप अपना दिल और दिमाग स्थिर रखेंगे और अपनी बात पर अड़े रहेंगे, तब तक भ्रम टूट जाएगा। लेकिन हत्या की व्यूह रचना अलग थी। स्थिर खड़े रहना आत्महत्या के समान होगा। जैसे ही उसने एक सींग वाले गेंडे को अपनी ओर आते देखा, लिन मिंग अचानक एक तरफ कूद गया। उसकी कूदने की मुद्रा अजीब थी। उसका शरीर जमीन के समानांतर था और उसका एक कंधा लगभग जमीन को छू रहा था। अगले ही क्षण एक सींग वाले गेंडे का विशाल शरीर उसके पास से गुजरा। लिन मिंग ने अपना हाथ जमीन पर पटक दिया और बल के कारण वह जानवर के पेट के नीचे चला गया। उसने अपना हाथ उठाया और चाकू से वार कर दिया। पफ, हड्डी काटने वाला चाकू एक सींग वाले गेंडे की अगली जांघ के केंद्र से सिर्फ आधा फुट ऊपर लगा। यह स्थान जानवर के पेट पर सबसे कोमल स्थान था तथा यहीं पर उसकी उदर महाधमनी स्थित थी। चाकू मक्खन की तरह अंदर घुसा और जानवर को बाहर निकाल दिया।
खून की एक धार टूटी हुई पाइप की तरह फूट पड़ी और एक सींग वाले गेंडे ने एक तीव्र पीड़ा भरी चीख निकाली। वह क्रूर जानवर बुरी तरह कांप उठा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। अपने चाकू के वार की सफलता को देखकर लिन मिंग अपनी आह को रोक नहीं सका, क्योंकि उसने सोचा कि यह जादुई व्यूह कितना जीवंत और यथार्थवादी था। एक सींग वाले गेंडे के प्रेत की शारीरिक संरचना और कमजोरियां वास्तविक एक सींग वाले गेंडे की तरह ही थीं। उन्होंने सोचा कि शायद जादुई व्यूह के अंदर एक सींग वाले गेंडे की राक्षसी आत्मा बंद थी, इसलिए यह शक्तिशाली यथार्थवाद था। चाकू के सफल प्रहार के बाद लिन मिंग ने दूसरा वार लेने के बजाय पीछे हट गया। हालांकि इस समय एक सींग वाले गेंडे को मारना अब मुश्किल नहीं था, फिर भी वह उसकी सहनशक्ति बचाना चाहता था। उत्कृष्ट पैगोडा की मंजिलों के बीच कोई विश्राम स्थान नहीं था। महाधमनी कट गई थी और एक सींग वाले गेंडे से अधिक रक्त बह रहा था। उसकी गति धीमी होने लगी, लेकिन इस बार लिन मिंग ने एक और अवसर की प्रतीक्षा की और अपना चाकू फिर से नीचे गिरा दिया। पफ की आवाज हुई और एक सींग वाले गेंडे के दूसरी तरफ की उधर महाधमनी भी कट गई। लड़ाई का रहस्य खत्म हो चुका है, अब केवल इंतजार की बात है। एक सींग वाला गेंडा मौत के किनारे पर आगे पीछे छटपटाता रहा, जब तक कि वह अनिच्छा से स्थिर नहीं हो गया। लिन मिंग तीसरी मंजिल में प्रवेश कर चुका था। ओह, कोई तीसरी मंजिल पर घुस आया है। उत्कृष्ट पैगोडा के बाहर कई बुजुर्गों ने देखा कि तीसरी मंजिल पर रून और प्रतीक हिलने और चमकने लगे थे। तीसरी मंजिल पर काम चल रहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वहां कौन घुसा था। यह वांग यानफेंग होना चाहिए। अपनी उम्र के लिहाज से वह सबसे मजबूत है। लिन मिंग की ताकत उसके योद्धा हृदय और जन्मजात दिव्य शक्ति में निहित है। युद्ध कौशल के संदर्भ में शक्ति केवल एक छोटा सा हिस्सा है। गति, कौशल और लड़ने की तकनीकें अकेले ताकत से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। उन्होंने कहा, अधिकांश अभ्यर्थी अभी भी पहली मंजिल पर फंसे हुए हैं। ये प्रभावशाली बात है कि वांग यानफेंग पहले ही तीसरी मंजिल तक पहुंच गया है। जब ये बुजुर्ग चर्चा कर रहे थे, तभी एक और व्यक्ति तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। यह व्यक्ति लिन मिंग से केवल 30 सांस पीछे था। यह व्यक्ति वांग यानफेंग था। वांग यानफेंग और लिन मिंग उम्र में समान थे, और दूसरे तल पर जिन विरोधियों से उन्होंने लड़ाई की वे एक ही थे। दोनों पहले स्तर के क्रूर जानवर थे जो शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के शिखर के बराबर थे। वांग यानफेंग शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में थे। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी युद्ध शक्ति भी उनकी आयु के लोगों से अधिक थी। वह क्रूर जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी खाल खुरदरी थी और मांस मोटा और सख्त था। वांग यानफेंग ने इसे हराने के लिए अपना अधिकांश वास्तविक सार खर्च कर दिया था। अति सुंदर पगोडा में कोई विश्राम नहीं था। तीसरी मंजिल पर वांग यानफेंग का सामना दो अंधेरे और छायादार मानव आकृतियों से हुआ, जिनके हाथों में दो लंबी तलवारें थीं। ये छाया योद्धा शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण के आरंभिक चरण में थे। वांग यानफेंग ने दांत पीसते हुए अपना गरिमा में आचरण बनाए रखा। वह इन दोनों योद्धाओं से निपट सकता था, लेकिन उसे ये भी ध्यान से सोचना था कि अपने असली सार का उपयोग कैसे किया जाए, अन्यथा चौथी मंजिल तक पहुंचना उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। उसे ये जीत यथासंभव शीघ्र हासिल करनी थी। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर के भीतर सच्चे सार को परिक्रमित करना शुरू कर दिया तथा अपने परिवार में प्राप्त प्रदर्शन मार्शल कौशल सत्य के 9 मार्ग को तैयार किया। इस समय लिन मिंग का तीसरी मंजिल पर दो प्रारंभिक तृतीय चरण छाया योद्धाओं से भी सामना हुआ। शारीरिक परिवर्तन का तीसरा चरण आंत प्रशिक्षण था। उसने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि तीसरी मंजिल पर ही उसे इस स्तर की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, और वे भी दो थे। चौथी और पांचवी मंजिल की कठिनाई की केवल कल्पना ही की जा सकती है, और उनके बीच कोई विश्राम की अनुमति नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने इतने विश्वास के साथ कहा था कि पांचवी मंजिल पार करना असंभव है। जबकि लिन मिंग ने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को घुमाया, उसने सावधानीपूर्वक दो छाया योद्धाओं को अपनी दृष्टि रेखा में भी रखा। फिलहाल दोनों निश्चल थे। वह इस क्षण में थोड़ा सा ठीक हो जाने पर खुश होगा, हालांकि उसने उतना सच्चा सार खर्च नहीं किया था। लेकिन दोनों योद्धाओं ने लिन मिंग को मौका नहीं दिया। एक ही छलांग में वे दोनों उसके पास पहुंच गए। एक ने बाईं ओर से हमला किया और दूसरे ने दाईं ओर से। दोनों की क्रूर हत्या की मंशा थी। दोनों योद्धा आश्चर्यजनक रूप से तेज थे और उनमें टीम वर्क था। उनकी गतिविधियां एक पूरे के दो हिस्सों की तरह एक दूसरे के साथ सामंजस्य में लग रही थीं। एक योद्धा ने अपनी लंबी तलवार से जमीन को साफ किया। लिन मिंग ने हमले से बचने के लिए छलांग लगाई, लेकिन दूसरे योद्धा ने लिन मिंग का फायदा उठाया क्योंकि वह हवा में घूम रहा था और उसने अपनी तलवार लिन मिंग की छाती पर वार कर दी। हाँ, लिन मिंग चिल्लाया और अचानक अपना पैर योद्धा की कलाई की ओर बढ़ाया। कच, एक ही लात से योद्धा की कलाई टूट गई। हालांकि छाया योद्धाओं को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। छाया योद्धा ने केवल अपनी कलाई हिलाई और अपनी खुली हथेली लिन मिंग की ओर उड़ा दी। उसकी हर हरकत उसे पूरी तरह खुला छोड़ देती थी। ये छाया योद्धा केवल आक्रमण कर सकते थे, वे बचाव या पीछे हट नहीं सकते थे। ये लड़ाई का आत्मघाती रूप था जो दोनों पक्षों के नाश की कामना करता था। यह वह क्षण था जब लिन मिंग की पुरानी ताकत खत्म हो गई होती, लेकिन अब उसके पास नई ताकत थी। अपने प्रतिद्वंद्वी को ऐसी आत्मघाती शैली से लड़ते देख उसने बलपूर्वक सच्चा आदिम अराजकता फॉर्मूला घुमाया और अपने असली सार को सामने ला दिया। एक मुक्का उछलकर छाया योद्धा की हथेली से टकराया। पेंग, छाया योद्धा को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा और उसने मुंह में खून थूक दिया। लेकिन लिन मिंग की जीवन शक्ति केवल बढ़ गई। उन्हें नीचे गिराना आसान था और उन्हें एक भी चोट नहीं आई। फिर भी वह मन ही मन आश्चर्यचकित था।
ये दोनों छाया योद्धा भले ही शीर्ष स्तर के मार्शल कलाकार नहीं थे, लेकिन वे कमजोर भी नहीं थे। उनका घनिष्ठ सहयोग और कामिकेज युद्ध शैली वास्तव में मुश्किल और कठिन थी। और ये तो केवल तीसरी मंजिल थी, चौथी और पांचवी मंजिलें भी अभी बाकी थीं। हालांकि वह आश्चर्यचकित था। लिन मिंग ने एक आधे सेकंड के लिए भी चलना बंद नहीं किया था। वह पीछे की ओर गिरा था, और जब घायल छाया योद्धा अपनी सांसें संभाल रहा था तो उसने अपनी मुट्ठी सीधे छाया योद्धा के चेहरे पर दे मारी। अब दूसरा छाया योद्धा उसे रोकने के लिए दौड़ा। उसने अपनी लंबी तलवार हाथ में ली और नीचे की ओर काटने लगा। इस प्रहार का उद्देश्य लिन मिंग को 2 टुकड़ों में काटना था। हाँ, अब यह आप हैं, मरना। लिन मिंग की मुट्ठी केवल एक दिखावा थी। वह अचानक हाथ में हड्डी काटने वाला चाकू लेकर घूमा और छाया योद्धा के ब्लेड पर एक क्षैतिज कट लगा दिया। बूम! जब ब्लेड आपस में टकराए तो हर जगह चिंगारियां बिखर गईं। जैसे ही चाकू तलवार से टकराया, लिन मिंग को पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया गया। यह उनकी आश्चर्यजनक शारीरिक शक्ति का प्रतिबिंब था। मुझसे हार जाओ। लिन मिंग ने लंबी तलवार को रोकने के बाद छाया योद्धा की छाती के केंद्र पर मुक्का मारा। पेंग! एक हल्का सा धमाका हुआ, जिससे प्रतिद्वंद्वी की पसलियां टूट गईं। उसके हृदय पर घातक चोट लगी और वह वहीं मर गया। एक को पराजित करने के बाद दूसरा पहले से ही घायल हो चुका था और अब कोई खतरा नहीं था। लिन मिंग ने आखिरी छाया योद्धा के पैरों पर कई लातें मारी और फिर उस पर चाकू से वार कर दिया। तीसरी मंजिल पार। अति सुंदर पगोडा के बाहर बुजुर्गों ने चौथी मंजिल की जादुई संरचना को प्रकाशित होते देखा और वे चौंक गए। हे भगवान, चौथी मंजिल, और इसमें केवल आधा अगरबत्ती जितना समय लगा। अति सुंदर पगोडा के बाहर बुजुर्गों ने चौथी मंजिल की जादुई संरचना को प्रकाशित होते देखा और वे चौंक गए। हे भगवान, चौथी मंजिल, और इसमें केवल आधा अगरबत्ती जितना समय लगा। ये वांग यानफेंग, वह सरल नहीं है। इन बुजुर्गों को पहले से ही उम्मीद थी कि वांग यानफेंग चौथी मंजिल तक पहुंच जाएगा, लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह इतनी जल्दी ऐसा कर लेगा। इतनी गति से शायद वांग यानफेंग चौथी मंजिल को तोड़कर पांचवी मंजिल पर पहुंच सकता है। निश्चित रूप से मैंने सोचा था कि पांचवी मंजिल असंभव थी, लेकिन इस परिणाम पर भी उन्हें गर्व होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि लिन मिंग और लियांग टीशान कैसा प्रदर्शन करेंगे। उन दोनों के परिणाम बहुत बुरे नहीं थे। लियांग तेशन एक लंबा और बलिष्ठ युवक था, जिसमें जन्मजात दिव्य शक्ति थी। वह भी 15 साल का था। लिन मिंग और लियांग तेशान 15 वर्ष के थे। उनके पास शरीर परिवर्तन के दूसरे चरण की साधना थी और उनमें जन्मजात दिव्य शक्ति भी थी। उनकी उम्र में इस तरह की शक्ति निश्चित रूप से प्रभावशाली थी। हालांकि कई बुजुर्गों की नज़र में अगर इन दोनों की तुलना वांग यानफेंग से की जाए तो अभी भी एक अंतर है। ये बात गलत नहीं थी कि लिन मिंग में जन्मजात दिव्य शक्ति थी, लेकिन वह केवल शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में था। वांग यानफेंग शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में थे। तीसरे चरण की मुख्य विशेषता आंत के अंगों में सच्चे सार को भरना था। विसरा प्रशिक्षण से मार्शल कलाकारों के हृदय और फेफड़े सशक्त होंगे। उनकी सांसें लंबी होंगी और उनकी सहनशक्ति दूसरे चरण के मार्शल कलाकार से दोगुनी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वांग यानफेंग के पास बेहतर तकनीक और गति थी। ताकत के आधार पर भी देखा जाए तो वांग यानफेंग का रिकॉर्ड लिन मिंग से केवल 300 कम था। अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। इस तीसरे परीक्षण में यदि कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वांग यानफेंग प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। जब अंतिम मूल्यांकन की बात आई तो तीसरे परीक्षण का हिस्सा भी सबसे बड़ा था। यदि वांग यानफेंग तीसरे परीक्षण में प्रथम स्थान पर आया तो वह अपनी प्रतिभा के अलावा लिन मिंग से आगे निकल जाएगा और प्रवेश परीक्षा का पहला स्थान उसका होगा। हालांकि इस समय सच्चाई ये थी कि वांग यानफेंग तीसरी मंजिल पर संघर्ष कर रहा था। इन दोनों मार्शल कलाकारों से निपटना बहुत कठिन था, क्योंकि वे जब भी कुछ चालें चलते तो उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी का सामना करना पड़ता जिससे उनकी जान को खतरा हो जाता। वांग यानफेंग ने एक को हराने के लिए बहुत अधिक ताकत और सच्चे सार का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें मामूली चोट भी लगी। अरे, यह इतना अजीब कैसे है? यहाँ तक कि मेरे परिवार में प्रचलित सत्य के 9 मार्ग के बावजूद भी मैं केवल एक को ही मारने में सफल रहा। ऐसा लगता है कि चौथी मंजिल तक पहुंचने की संभावना कम होती जा रही है। वांग यानफेंग चिंतित था। उसने पहले ही अपने आंतरिक सच्चे सार का 20% उपभोग कर लिया था। इस स्वप्नलोक में वह गोलियों या दवाओं के साथ अपनी पूर्ति करने में असमर्थ था। वह अपनी ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने के लिए केवल तीसरे चरण के आंतरिक प्रशिक्षण पर ही निर्भर रह सकते थे। वांग यानफेंग अपने वास्तविक सार उपभोग दर को लेकर चिंतित था, लेकिन लिन मिंग भी उसी कारण से चिंतित था। वह विसरा प्रशिक्षण में नहीं था, बल्कि केवल शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण मांस प्रशिक्षण में था। उनमें अत्यधिक जीवन शक्ति नहीं थी और उनकी हर गतिविधि में अधिक सच्चा सार समाहित होता था। सौभाग्य से लिन मिंग के पास सच्चा आदिम अराजकता फॉर्मूला था और उसने पहले चरण में छोटी सफलता हासिल कर ली थी। ये प्राचीन कौशल उसके भीतर घूमता था। इसने उसे अपने सच्चे सार को निरंतर आपूर्ति के साथ पूरक करने की अनुमति दी। यद्यपि वह इसका अंतहीन उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी ये उसके द्वारा महसूस किए जाने वाले तीव्र दबाव को कम करने में सक्षम था। इस बार लिन मिंग के सामने प्रतिद्वंद्वी 2 प्रथम स्तर के क्रूर जानवर थे। आयरन आर्मर भालू। पहले स्तर के क्रूर जानवर मजबूत और कमजोर थे। एक सींग वाला गेंडा कमजोर था। ये केवल द्वितीय चरण के शीर्ष मार्शल कलाकार के बराबर था।
लेकिन यह लौह कवच भालू वास्तव में तीसरे चरण के एक शीर्ष मार्शल कलाकार के बराबर था। इतना ही नहीं, बल्कि वे दो थे। लिन मिंग गंभीर था। इससे पहले उन्होंने तीसरे चरण के चरम पर किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी। उन्हें किसी एक को हराने में जीत का पूरा भरोसा नहीं था, और ये तो जोड़ी थी ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस लड़ाई में दो सख्त शर्तें थीं। प्रथम, वह अपने सीमित सच्चे सार का उपयोग नहीं कर सका। दूसरा, उन्हें एक भी चोट नहीं पहुंची। लिन मिंग ने स्थिर सांस ली और आयरन आर्मर भालू के बारे में वह सब कुछ याद किया जो वह जानता था। लौह कवच भालू की ताकत 5000 जिन थी। इसकी गति थोड़ी धीमी थी, लेकिन पूरा शरीर हड्डियों के कवच की मोटी प्लेटों से ढका हुआ था। किसी तलवार या भाले के लिए इस कवच को भेदना कठिन होता था, तथा इसमें कोई विशेष कमजोरी नहीं थी। हालांकि वह जानता था कि कवच में कोई कमजोरी नहीं थी, लिन मिंग जानता था कि लौह कवच भालू में स्वयं एक कमजोरी थी, और वह ये थी कि हड्डी के कवच के कई चौराहों और क्रॉस के बीच कुछ छोटे छोटे छेद थे। ये दरारें जोड़ों पर स्थित थीं। वे पतले थे और उन पर निशाना लगाना कठिन था। यदि वह युद्ध की गर्मी में इन स्थानों पर हमला करना चाहता था, तो उसे अपनी अंतर्दृष्टि के लिए अपनी आंखें खोलनी होंगी और मौका पाने के लिए तात्कालिक निर्णय और अद्वितीय सटीकता का उपयोग करना होगा। लेकिन सच्चे आदिम अराजकता फॉर्मूले का अभ्यास करने के बाद लिन मिंग की धारणा एक नए स्तर पर पहुंच गई थी और उसके निर्णय और सटीकता को उसके वर्षों के डीबोनिंग द्वारा लगातार बढ़ावा दिया गया था। झुयान को आधे साल पहले इन दो आयरन आर्मर भालुओं से आसानी से निपटना चाहिए था, और अब तो झुयान ने प्रगति कर ली होगी। मैं उससे इस तरह नहीं हार सकता। लिन मिंग ने दो लौह कवच भालुओं को देखा और उसके दिल में लड़ने की भावना बढ़ने लगी। एक लौह कवच भालू अचानक ऊपर की ओर उछला और अपने मोटे भारी पंजे लिन मिंग पर पटकने लगा। डैनली ऊपर की ओर उछला और अपने मोटे भारी पंजे लिन मिंग पर पटक दिए। लौह कवच भालू का वजन 1000 जिन से अधिक था। अपनी अद्भुत शक्ति के कारण इस प्रहार से एक हाथी भी गिर सकता था। लिन मिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय एक सुंदर पक्षी की तरह जो शालीनता और संतुलन के साथ उड़ रहा था, वह आयरन आर्मर भालू के पास से गुजर गया। उसकी नज़र भालू के पेट के उस बिंदु पर केंद्रित थी जहां दो हड्डी के कवच प्लेट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और उसने चाकू से उन पर वार किया। ये केवल एक साधारण हड्डी काटने वाला चाकू था, लेकिन लिन मिंग ने इसके वार का अभ्यास हजारों बार किया था। चाकू दो अस्थि कवच प्लेटों के बीच सटीक ढंग से फिसला। चाकू बहुत तेज था और मोटे मांस में हल्का सा झटका लगने पर वह बहुत तेजी से अंदर चला गया। जैसे ही वार हुआ, उंगली चटकाने में जितना समय लगता है, उससे पहले ही खून हवा में उछल पड़ा। लौह कवच भालू पागल हो गया। चाकू का घाव घातक नहीं था और वह पागलों की तरह लिन मिंग की ओर झपटा। 40 से कम लोग मारे गए हैं और 50 से अधिक लोग बच गए हैं। ये एक अच्छा परिणाम है, 7 प्रगाढ़ मार्शल हाउस के एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जब वह उन उम्मीदवारों को देख रहा था जिन्हें उत्तम पैगोडा से बाहर निकाल दिया गया था। अति सुंदर पगोडा को बाहर से पूरी तरह से सील कर दिया गया था। ये बुजुर्ग लोग जियानटियन विशेषज्ञ नहीं थे और उनके पास यह देखने का कोई तरीका नहीं था कि उत्कृष्ट पैगोडा के अंदर क्या हो रहा था। वे केवल इस आधार पर अनुमान लगा सकते थे कि अभ्यर्थी कितनी दूर तक गए हैं, कि उन्हें किस स्तर से बाहर निकाला गया है। यदि उन्हें पहली मंजिल से बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें बाहर कर दिया गया, और यदि उन्हें दूसरी मंजिल से बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें पास कर दिया गया। अभ्यर्थियों को अति सुंदर पैगोडा में प्रवेश किए हुए 1/4 घंटा बीत चुका था, तथा उनमें से सभी काफी समय पहले प्रथम मंजिल पार कर चुके थे। कुछ लोग तीसरी मंजिल पर आ गए थे और कुछ तो चौथी मंजिल को भी चुनौती दे रहे थे। अब केवल 5 लोग ही अभी तक बाहर नहीं आए हैं। जैसे ही एक बुजुर्ग ने यह कहा, प्रतीक चिन्ह अति सुंदर पैगोडा पर चमकने लगे और 2 अन्य उम्मीदवारों को बाहर निकाल दिया गया। उन्हें तीसरी मंजिल से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वे तीसरी मंजिल पर असफल हो गए थे। कई मार्शल कलाकार पहले ही दौड़कर आ चुके थे और बेहोश अभ्यर्थियों की देखभाल कर रहे थे। ये दोनों उम्मीदवार शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर थे और उनकी ताकत का परिणाम 2300 जिन था। दुर्भाग्यवश वे भी 17 और 18 वर्ष के थे। वे एक एक्सक्विजिट पैगोडा की तीसरी मंजिल को तोड़ने में सफल नहीं हो सके थे, लेकिन उन्हें अपने परिणामों पर गर्व भी था। जब इन 2 लोगों को बाहर निकाला गया तो लैन यून्युए तुरंत उनकी ओर मुड़ी और तुरंत पहचान गई कि वे लिन मिंग नहीं थे। अब तक प्रवेश पाने वाले 92 उम्मीदवारों में से 39 को पहले ही एक एक्सक्विजिट पैगोडा से बाहर निकाल दिया गया है। लैन यान्युए स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि इन लोगों में लिन मिंग शामिल नहीं था। इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि लिन मिंग अभी भी अति सुंदर शिवालय के भीतर था। लिन मिंग, लैन यून्युए ने हल्के से अपने होठों को काटा और उसकी आंखें यादों से चमक उठीं। वह जानती थी कि इसका मतलब यह था कि लिन मिंग गुजर चुका था और कम से कम तीसरी मंजिल पर था। तीसरी मंजिल सचमुच एक विशाल वैभव थी। 7 गहन मार्शल हाउस के स्कूल अभिलेखों में जो लोग तीसरी मंजिल से गुजरेंगे, वे एक दिन शारीरिक परिवर्तन के शिखर, नाड़ी संक्षेपण के 6ठे चरण को प्राप्त करेंगे। शाही सरकार ने पल्स कंडेंसेशन काल के सभी मार्शल कलाकारों को राज्य में एक पद और उपाधि प्रदान की। यद्यपि यह केवल तृतीय श्रेणी का विस्काउंट था, फिर भी यह आधिकारिक पद से भिन्न नहीं था, बल्कि वंशानुगत भी था। यह एक महान उपाधि थी। स्काई फॉर्चून किंगडम में यह महिमा और अभिजात वर्ग का प्रतीक था।
किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत गौरव के कारण उसका परिवार अभिजात वर्ग की वंशावली में प्रवेश कर जाता था और अपने पूर्वजों को सम्मान दिलाता था। तभी एक अन्य अभ्यर्थी को चौथी मंजिल से निष्कासित कर दिया गया। इसका मतलब था कि लिन मिंग तीसरी मंजिल पार कर चुका था। मोटे चेहरे वाला ये लंबा और मजबूत लड़का जन्मजात दिव्य शक्ति वाला लड़का था, जिसका नाम था लियांग तेशान। उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया था और गंभीर रूप से घायल होने के बाद वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे और पहुंचते पहुंचते हार मान गए। ये लियांग ताइशेन एक अच्छा पौधा है, वह संसाधनों के साथ विकसित करने लायक है। वह काफी अच्छा है। अब 2 ही बचे हैं, लिन मिंग और वांग यानफेंग। लिन मिंग का अपनी वर्तमान ताकत के साथ भी टिके रहना आसान नहीं है। उनकी ताकत लियांग तेशान की तुलना में अधिक है और उनमें मार्शल आर्ट की गहरी समझ भी है जो उनकी मदद करती है, लेकिन चौथी मंजिल को तोड़ना अनिश्चित है। लिन मिंग की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि वांग यानफेंग के लिए भी यह आसान नहीं होगा। चाकू के एक ही वार से लौह कवच भालू के पैर से खून निकलने लगा। लिन मिंग दूर जा गिरा क्योंकि क्रोधित आयरन आमा भालू उस पर झपटा। अब तक दोनों लौह कवच भालू रक्त भालू बन चुके थे। उनमें से प्रत्येक के कवच प्लेटों के बीच कमजोर बिंदुओं पर चाकू के कई और घाव थे। यद्यपि घाव घातक नहीं थे, परंतु रक्त की हानि तुरंत घातक हो सकती थी। अत्यधिक रक्त की हानि के कारण इन 2 लौह कवच भालुओं की गति स्पष्टतः धीमी हो गई थी। मौका, लिन मिंग उन 2 भालुओं से बच निकला जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके खून की कमी और थकावट के कारण उनकी सुरक्षा की खुली जगह खुल गई और लिन मिंग चीते की तरह ऊपर की ओर उछला। गर्जन, लौह कवचधारी भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और अपने पंजों से वार किया, लेकिन लिन मिंग पहले ही भाग चुका था और उसी समय बचते हुए लिन मिंग ने सीधे अपने हड्डी काटने वाले चाकू को आयरन आर्मर भालू की आंख में घोंप दिया। भयानक घाव से खून बहने लगा और लौह कवच भालू ने क्रोधित और दर्दनाक दहाड़ लगाई। लिन मिंग ने अपना हाथ मुट्ठी में बंद किया और जैकहैमर की तरह हैंडल पर मुक्का मारा और हड्डियां निकालने वाला चाकू सीधे जानवर के दिमाग में धंस गया। लौह कवच भालू मर गया।